आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 411। अगले ही पल अंकित सेन ने आदित्य वर्मा को एक पता बताया। ये पता मुंबई के दक्षिण पश्चिम में है, जो एक पहाड़ी इलाका है और दहुआ और आसन की सीमा पर है। यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन ये सैकड़ों मील वास्तव में कुछ भी नहीं है। आदित्य वर्मा की आंखों से एक तेज धार फूट पड़ी और फिर आदित्य वर्मा के शरीर पर साधना की प्रबल शक्ति इस समय बिना किसी आरक्षण के जारी हुई। भूमि क्षण में आदित्य वर्मा के शरीर के चारों ओर एक उज्ज्वल आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा और आध्यात्मिक प्रकाश ने सीधे आदित्य वर्मा के शरीर को लपेट लिया। अचानक आदित्य वर्मा के शरीर के चारों ओर अंतरिक्ष की एक लहर सी उत्पन्न हो गई। वाह! अगले ही पल आदित्य वर्मा का शव वहीं गायब हो गया। अंतरिक्ष की शक्ति। परिवर्तन क्षेत्र के स्वामी बन चुके आदित्य वर्मा स्वर्ग और पृथ्वी की सारी शक्ति को अपने उपयोग में ला सकते हैं, और अंतरिक्ष की शक्ति भी इसका अपवाद नहीं है। आदित्य वर्मा का शरीर शून्य में प्रत्यक्ष रूप से पौराणिक है। बस एक पल में वह सैकड़ों मील दूर चला गया, उस स्थान की ओर दौड़ पड़ा जहां अंकित सेन ने कहा था। माला पर्वत। कैंप के बीचों बीच एक विशाल तंबू में एक बिस्तर बिछा था। उस समय एक आदमी उस बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी उम्र 50-60 के आसपास लग रही थी, लेकिन उसका शरीर इतना सड़ा हुआ था कि पहचानना मुश्किल था, मानो उसे किसी भीषण आग में जला दिया गया हो। इस समय आदमी की सांस बहुत कमजोर थी और ऐसा लग रहा था कि उसने हाल ही में सांस नहीं ली थी। उस व्यक्ति के चारों ओर कुछ आध्यात्मिक पत्थर थे और उसमें आध्यात्मिक द्रव भी भरा हुआ था, लेकिन आध्यात्मिक द्रव के संचार के बावजूद उसकी चोटें बदतर होती जा रही थीं, मानो उसके शरीर में कोई अवशिष्ट शक्ति थी जो उसके शरीर को लगातार नुकसान पहुंचा रही थी। ये व्यक्ति राजवीर सिंह था, जो दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना का गैरिसन कमांडर था। किसी अज्ञात कारण से राजवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी किसी भी समय मृत्यु हो सकती थी। तुम्हें पता है, राजवीर सिंह एक जिंदन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और उन्हें इस तरह चोट लगी थी। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या झेलना पड़ा। इस समय राजवीर सिंह के अलावा दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना के डिप्टी गैरिसन कमांडर यू कियानशान, गैरिसन कमांडर क्यूई लियानशान, डिप्टी गैरिसन कमांडर ली दाओरूपी और सैन्य कमांडर अंकित सेन सभी लाइन में थे। लानत है, मैं उन्हें मार डालूंगा। ये बहुत ही घिनौना है। उन्होंने वास्तव में गैरिसन कमांडर पर घात लगाकर हमला किया था। क्यूई लियानशान ने बिस्तर पर लेटे राजवीर सिंह को देखा और गुस्से से कहा, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो मेरे भाई पर घात लगाकर हमला न होता। उन्होंने तो अमेरिका के ताकतवर लोगों के साथ मिलकर काम किया है। ये वाकई नासमझी है। उन्होंने मेरे भाई को बहुत मारा। क्या वे सचमुच युद्ध शुरू करना चाहते हैं? इस समय ली दाओरूपी ने आत्मग्लानि से कहा। राजवीर सिंह ने पहले भी उसकी मदद के लिए कार्रवाई की थी, लेकिन दूसरे पक्ष को इसकी उम्मीद थी और उसने राजवीर सिंह को घेरने के लिए एक नहीं बल्कि मजबूत आदमी भेजे, जिससे राजवीर सिंह 4 हाथों से 2 मुक्कों से नहीं जीत सका और अंततः गंभीर रूप से घायल हो गया। मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता हूँ, ली दाओरूपी ने फिर कहा, और पूरा व्यक्ति बाहर जाने के लिए तैयार था। रुको, क्या तुम मरने वाले हो? इस समय यू कियानशान ने फिर से गहरी आवाज में चिल्लाया। ली दाओरूपी को रुकने के लिए कहा। चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले लाइन पार करने की हिम्मत की, उकसावे की शुरुआत की और यहां तक कि राजवीर सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया, ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि दूसरे पक्ष के पास भरोसा करने के लिए कुछ था, और अगर ली दाओरूपी और अन्य बदला लेने गए तो वे केवल मरेंगे। सबसे जरूरी काम गैरिसन कमांडर की जान बचाना है, यू कियानशान ने फिर कहा। लॉन कैनजुनशी कैसी है? अगले ही पल यू कियानशान ने फिर से अंकित सेन की ओर देखा और अंकित सेन से पूछा। अभी अभी अंकित सेन ने मदद के लिए फ़ोन किया, और वे सभी जानते थे कि राजवीर सिंह और अन्य लोगों को बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति आदित्य वर्मा था, जो नव पदोन्नत मास्टर था। मास्टर ली सहमत हो गए हैं और अपने रास्ते पर हैं, अंकित सेन ने फिर गहरी आवाज में कहा। यह बहुत अच्छा है। जब तक ग्रैंड मास्टर ली मदद करने को तैयार हैं, बड़े भाई को बचाया जा सकता है। लेकिन मुंबई यहाँ से बहुत दूर है। क्या ग्रैंड मास्टर ली आ सकते हैं? ये सुनकर कि आदित्य वर्मा पहले से ही यहाँ आ रहे हैं,
ली दाओरूपी, क्यूई लियानशान और अन्य सभी खुश थे, मानो उन्हें आदित्य वर्मा पर एक अकथनीय भरोसा था। बहुत खूब, लेकिन इस समय बिस्तर पर राजवीर सिंह ने वास्तव में वाह की आवाज के साथ खून की उल्टी कर दी और लेटने के बाद उठ भी बैठा। बड़े भाई, उद्यान दूत। ये दृश्य देखकर यू कियान शान और अन्य लोग अपने हाव भाव बदलने से खुद को नहीं रोक सके और सदमे में चिल्लाते हुए राजवीर सिंह का समर्थन करने के लिए उनके पास पहुंचे। राजवीर सिंह मुंह से खून थूकने के बाद जाग गए। राजवीर सिंह इस समय स्वयं को महसूस कर सकते थे, उनके शरीर की नाड़ियां टूट चुकी थीं, आंतरिक अमृत नष्ट हो चुका था तथा उनके शरीर का प्रत्येक भाग जल चुका था और रक्तरंजित था। इसके अलावा उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति केवल 10वां हिस्सा ही बची थी और प्रतिद्वंद्वी की शक्ति अभी भी उसके शरीर पर बनी हुई थी, जिससे उसके शरीर को लगातार नुकसान हो रहा था। इस समय राजवीर सिंह एक मरते हुए आदमी की तरह थे। राजवीर सिंह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी जीवन शक्ति लगातार कम होती जा रही थी और उन्हें डर था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा। राजवीर सिंह ने यू कियान शान और अन्य लोगों की ओर देखा और सीधे कहा, बड़े भाई, बकवास मत करो। बड़े भाई, आपको डटे रहना होगा। आपको मरना नहीं चाहिए। अगर आप मर गए तो हमारी दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना का क्या होगा? बड़े भाई, यू कियान शान और अन्य लोग जब राजवीर सिंह की बात सुनी तो उनके चेहरे पर भाव बदल गए और वे तुरंत चुप हो गए और फिर से बोले, तुम मेरी बात सुनो। राजवीर सिंह ने फिर से कमजोरी से कहा। उन्हें लगा कि अब उनमें बोलने की ऊर्जा नहीं है। भाई, तुम मर नहीं सकते। भाई, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सुनो भाई, ली दाओरूपी और अन्य लोग अभी भी जोर जोर से बात कर रहे थे, लेकिन अंकित सेन ने जोर से चिल्लाकर उन्हें चुप करा दिया। अगर मैं मर गया तो कियान शान मेरी जगह ले लेगा और इस मामले की सूचना तुरंत वरिष्ठों को देगा। चाहे कुछ भी हो, हमें दहुआ के क्षेत्र को दूसरे पक्ष के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। राजवीर सिंह ने फिर सीधे कहा। जब यू कियान शान और अन्य लोगों ने राजवीर सिंह के शब्द सुने तो उनके भाव फिर से बदल गए। अगले ही पल वे ये देखकर भयभीत हो गए कि राजवीर सिंह के ऐसा कहने के बाद वह फिर से बेहोश हो गए। भाई, हमें मत डराओ। भाई, यू कियान शान और अन्य लोगों के चेहरे के भाव फिर से काफी बदल गए और वे जोर से चिल्लाने लगे। हालांकि उनके चिल्लाने पर भी राजवीर सिंह नहीं जागा और उसकी जान तेजी से निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह असहाय हो। मैं कर देता हूँ। हालांकि इस समय इस स्थान पर अचानक एक आवाज गूंजी। यह आवाज सुनकर सबकी धड़कनें अचानक बढ़ गईं। कई लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक युवक सादे कपड़ों में खड़ा था। ग्रैंडमास्टर ली। जब यू कियान शान और अन्य लोगों ने इस आकृति को देखा तो उनके चेहरे पर अचानक एक उत्साहित मुस्कान आ गई। क्या ये युवक जो दिखाई दिया वह आदित्य वर्मा ही नहीं है? वह दहुआ का नव पदोन्नत गुरु भी है और चिकित्सा का भी गुरु है। कई लोगों को अच्छी तरह याद है कि अभिभावक की पुरानी चोट सामने वाले युवक ने ठीक की थी। अचानक यू कियान शान और अन्य लोग एक तरफ हट गए, जिससे आदित्य वर्मा अपनी आंखों में आशा की एक झलक लिए सीधे राजवीर सिंह की ओर चल पड़ा। आदित्य वर्मा ने बिस्तर पर लेटे राजवीर सिंह को देखा और फिर से भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। राजवीर सिंह की चोटें आमतौर पर जितनी गंभीर नहीं थीं और उनकी ऊर्जा भी कम हो रही थी। अगर वो कुछ मिनट बाद आते तो बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन इस समय उनके यहाँ होने से राजवीर सिंह की जान को कोई खतरा नहीं है। धमाका। आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी साधना शक्ति को सक्रिय कर दिया और आदित्य वर्मा के शरीर में एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हो गई। आदित्य वर्मा की आध्यात्मिक चेतना ने भी इसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया और राजवीर सिंह के शरीर की जांच की। एक क्षण में आदित्य वर्मा का चेहरा एक अजीब सा हो गया। दरअसल राजवीर सिंह के शरीर पर एक विशेष शक्ति थी जो अभी भी राजवीर सिंह के शरीर को नष्ट और जला रही थी। इसके अलावा आदित्य वर्मा को वास्तव में इस शक्ति से थोड़ा परिचित महसूस हुआ, जैसे कि उन्होंने इसे पहले कहीं महसूस किया हो। अगले ही पल अचानक आदित्य वर्मा को याद आ गया, क्या ये शक्ति उस पवित्र ग्रिल की शक्ति के समान नहीं है जो मुझे प्राप्त हुई थी? आदित्य वर्मा अपने दिल में कुछ महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। अचानक आदित्य वर्मा के हाथ में एक सुनहरा पवित्र ग्रिल प्रकट हुआ। आदित्य वर्मा ने अपनी साधना शक्ति उसमें डाल दी और वह पवित्र ग्रिल धीरे धीरे राजवीर सिंह के शरीर पर घूमने लगा। अचानक पवित्र ग्रिल से प्रकाश की एक और किरण चमकी, लेकिन जल्द ही वह फिर से मंद हो गई।
उसी समय राजवीर सिंह के शरीर में विशेष शक्ति सीधे जागृत हो गई, मानो उसे चूसा जा रहा हो और सीधे पवित्र ग्रेल द्वारा निगल लिया गया। यही पवित्र प्रकाश की शक्ति है। राजवीर सिंह के शरीर में जो शेष शक्ति थी वह विदेशी पेशेवरों की पवित्र ज्योति की शक्ति थी। इस वक्त आदित्य वर्मा का दिल फिर से बैठ गया। राजवीर सिंह पर हमला करने वाला जरूर कोई संत होगा। विदेशों में संत एक विशेष पेशा है। संतों से भी ऊपर ऐसे संत होते हैं जो पवित्र प्रकाश की शक्ति को विकसित करने में माहिर होते हैं। आदित्य वर्मा के हाथ में पवित्र प्याला स्पष्ट रूप से संत पेशे का खजाना था और इसने राजवीर सिंह के शरीर में शेष पवित्र प्रकाश की शक्ति को अवशोषित कर लिया था। इस समय पवित्र प्रकाश की शक्ति को अवशोषित करने के बाद होली ग्रेल थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन आदित्य वर्मा विशिष्ट रूप से नहीं बता सके। ये पवित्र प्याला एक गिरा हुआ पवित्र प्याला है। इसकी मूल शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए इसे प्रकाश की वेदी पर रखा जाना आवश्यक है। अप्रत्याशित रूप से, हालांकि यह गिर गया है, फिर भी इसके कुछ प्रभाव हैं। ऐसा लगता है कि यह पवित्र ग्रिल सचमुच असाधारण है। आदित्य वर्मा के दिल में ऐसी भावना थी। आदित्य वर्मा ने सीधे पवित्र ग्रिल को फिर से हटा दिया। राजवीर सिंह के शरीर पर पवित्र प्रकाश की शक्ति अब उसके शरीर को जला नहीं रही थी। अगले ही पल आदित्य वर्मा के हाथ में एक और जैद सुई दिखाई दी। त्यानक सुआन 9 सुइयां। आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट सीधे 9 त्यानक सुआन सुइयों में इंजेक्ट किया गया था और अचानक 9 त्यानक सुआन सुइयों पर आध्यात्मिक प्रकाश बहने लगा। तुरंत ही आदित्य वर्मा ने जैद सुई सीधे राजवीर सिंह के सीने में चुभो दी। अचानक जीवन ऊर्जा की एक शक्तिशाली शक्ति सीधे राजवीर सिंह के शरीर में प्रवेश कर गई और उनके हृदय की मरम्मत करने लगी। आपातकालीन स्थिति में आदित्य वर्मा के हाथ में एक दूसरी जैद सुई आ गई और आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फिर से डाल दिया। फिर तीसरा, चौथा राजवीर सिंह के शरीर पर 9 एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर 9 त्यानक सुआन सुइयां लगाई गईं ताकि उनकी जीवन शक्ति की रक्षा हो सके, कम से कम ताकि राजवीर सिंह को हर मोड़ पर अपने जीवन का खतरा न हो। आदित्य वर्मा ने तुरंत अपना काम रोक दिया। ग्रैंड मास्टर ली, गार्ड उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? ग्रैंड मास्टर ली, क्या मेरा बड़ा भाई ठीक होगा? इस समय यू कियानशान और अन्य लोगों ने जल्दी से आदित्य वर्मा से पूछा। जब तक मैं यहाँ हूँ कुछ नहीं होगा। उनकी बातें सुनने के बाद आदित्य वर्मा खुद को रोक नहीं पाए और धीरे धीरे बोलने लगे। हालांकि वह इतना गंभीर रूप से घायल कैसे हो सकता है? आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज में उनसे फिर पूछा। आदित्य वर्मा का सवाल सुनकर लोगों के चेहरे फिर बदल गए और फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। यू कियानशान ने फिर अंकित सेन की तरफ देखा और कहा, जिमिंग, तुम्हें बोलना चाहिए। हाँ, अंकित सेन ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, फिलहाल तो वह ठीक है। हालांकि अब मैं एक गोली परिष्कृत करूंगा। जब तक गैरिसन दूत मेरी परिष्कृत की हुई यह गोली खा लेगा, उसकी चोटें और यहाँ तक कि उसकी साधना शक्ति भी बहाल हो जाएगी। इस समय आदित्य वर्मा ने फिर सीधे कहा, फिलहाल राजवीर सिंह की जान बच गई है, लेकिन अगर वह अपनी पिछली साधना को बहाल करना चाहता है तो उसे गोलियां लेनी होंगी और वे साधारण गोलियां नहीं हो सकती। एक प्रकार की गोली है जो उन सभी गंभीर रूप से घायल साधकों को पुनः स्वस्थ कर सकती है जिनकी साधना समाप्त हो गई है और इसका प्रभाव असाधारण है। और उस गोली का नाम है ई पिल। आदित्य वर्मा की सिस्टम दुनिया में कोई ऑन साइट ईविल ब्रेकिंग पिल नहीं है, इसलिए आदित्य वर्मा को इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता है। यद्यपि आदित्य वर्मा की प्रणाली में एडन नहीं है, फिर भी आदित्य वर्मा इसे परिष्कृत कर सकते हैं। आदित्य वर्मा की साधना के स्तर में सुधार के साथ उनके रसायन विद्या के स्तर में भी स्वाभाविक रूप से बहुत सुधार हुआ है। अमृत शोधन कोई समस्या नहीं है और आदित्य वर्मा की प्रणाली में विभिन्न औषधीय सामग्रियां मौजूद हैं। रसायन विद्या की कोई कमी नहीं है। उसे अब अपनी जान का डर नहीं है, लेकिन मुझे कुछ अमृत शोधन की जरूरत है। चलो बाहर चलते हैं। आदित्य वर्मा ने कई लोगों से फिर सीधे कहा, भाई, क्या आप पहले से ठीक हो गए हैं? क्या तुमने ग्रैंड मास्टर ली को ये कहते नहीं सुना कि तुम्हें एक और गोली लेने की जरूरत है? क्या आप अभी अमृत बना रहे हैं? ग्रैंड मास्टर ली, क्या आप अब अमृत बनाना चाहते हैं? यहाँ जब यू कियानशान और अन्य लोगों ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो वे फिर से चौंक गए। उन्होंने तुरंत बिस्तर पर पड़े राजवीर सिंह की ओर देखा और पाया कि राजवीर सिंह की चोटों में काफी सुधार हुआ था और उसकी सांसें भी काफी शांत हो गई थीं। वह अब पहले जैसा नहीं लग रहा था।
वह पहले की तरह ही मर रहा था, लेकिन जब उन्होंने आदित्य वर्मा को ये कहते सुना कि वह अमृत बनाना चाहता है, तो वे फिर से हैरान हो गए। बाहर जाना बेहतर है, यहाँ जगह बहुत छोटी है, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। हालांकि यह टेंट काफी बड़ा है, लेकिन जगह सीमित है, इसलिए बाहर ही बेहतर है। इसके बाद आदित्य वर्मा सीधे टेंट के बाहर चले गए। तुरंत ही यू कियानशान और अन्य लोग भी उनका अनुसरण करने के लिए तैयार हो गए। कियानशान इस समय राजवीर सिंह ने यू कियानशान को फिर से चिल्लाया, भाई क्या तुम जाग रहे हो? भाई तुम अंततः जाग गए। भाई जब यू कियानशान और अन्य लोगों ने राजवीर सिंह की बातें सुनी, तो उन्होंने तुरंत राजवीर सिंह की ओर देखा। जब उन्होंने राजवीर सिंह को बिस्तर पर लेटे हुए जागते देखा, तो वे हैरान रह गए। बड़े भाई आप कैसे हैं? यू कियानशान ने तुरंत राजवीर सिंह से पूछा। मैं मर नहीं सकता, ग्रैंड मास्टर ली एक मास्टर बनने के हकदार हैं। मैंने सोचा था कि मैं इस बार नर्क के राजा को देखने जा रहा हूं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मुझे ग्रैंड मास्टर ली ने वापस खींच लिया। हालांकि मेरा आंतरिक अमृत टूट गया है और मेरी साधना चली गई है। मैं पहले से ही एक बेकार व्यक्ति हूँ। राजवीर सिंह ने फिर शांति से कहा, भाई चिंता मत करो, ग्रैंड मास्टर ली ने कहा है कि वह तुम्हारे लिए एक गोली परिष्कृत कर सकते हैं। तुम्हारी साधना पुनः बहाल हो जाएगी। यू कियानशान ने फिर सीधे कहा। वास्तव में यू कियानशान की बातें सुनकर राजवीर सिंह की आंखें अचानक चमक उठीं। जब आदित्य वर्मा ने अभी अभी बात की थी, तब वह कोमा में था और उसने सुना नहीं था। अब जब उसने सुना कि वह अपनी साधना पुनः प्राप्त कर सकता है, तो उसका हृदय अचानक आशा से भर गया। अगले ही पल यू कियानशान और अन्य लोग राजवीर सिंह को सीधे बाहर ले गए। जब कुछ लोग बाहर आए तो सामने समतल जमीन पर एक कीमिया का बर्तन दिखाई दिया। वहां पहले से ही दक्षिण पश्चिम गार्ड आर्मी के कई सदस्य उसकी ओर देख रहे थे। आदित्य वर्मा ने अपने आसपास के लोगों के भावों को अनदेखा कर दिया। उनकी आंखें संकुचित हो गईं और फिर आदित्य वर्मा के शरीर से साधना की एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। बूम! ईश्वरीय परिवर्तन क्षेत्र की शक्तिशाली आभा अचानक हवा में भर गई, जिससे पूरा स्थान कांप उठा। आदित्य वर्मा की नज़र तुरंत सामने रखे रसायन विद्या के बर्तन पर पड़ी। टकराना! इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा ने अपनी हथेली सीधे कीमिया कढ़ाई पर पटक दी। साधना की एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति सीधे ही कीमिया के बर्तन में प्रवेश कर गई। की एक क्षण में कीमिया के बर्तन में एक धधकती हुई ज्वाला जल उठी, और यह ज्वाला कोई साधारण ज्वाला नहीं थी, बल्कि एक स्वर्गीय अग्नि थी। एक क्षण में ही पूरे स्थान का तापमान बढ़ने लगा और सभी को अपने चेहरे पर गर्मी की लहर महसूस हुई। आदित्य वर्मा के दिमाग में एडन को तोड़ने की परिष्कृत विधि आई और उन्हें सीधे पता था कि किस तरह की सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता है। अगले ही पल आदित्य वर्मा के ठीक बगल में ढेर सारी आध्यात्मिक घास प्रकट हुई। वे आध्यात्मिक घासें बहुत मोटी थीं और उनसे शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति भी निकल रही थी। पहली नज़र में वे कोई साधारण चीज़ नहीं थीं। कितना बड़ा जिनसेंग है! ये जिनसेंग तो 100 साल पुराना होगा, है ना? और क्या ये रुपीलिंग घास है? यह इतनी बड़ी क्यों है? इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियाँ! केवल ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियाँ ही बहुत मूल्यवान हो सकती हैं, है ना? जब आदित्य वर्मा ने इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए पैसे निकाले, तो यू कियानशान और अन्य लोग तुरंत चौंक गए। उन्हें एक नज़र में ही पता चल गया कि आदित्य वर्मा की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उम्र और गुणवत्ता दोनों ही लिहाज से अनोखी थीं। वे उच्चतम गुणवत्ता की हैं। मुझे डर है कि अगर इन्हें बेचा जाए तो ये सब अनमोल हो जाएंगी। मुझे डर है कि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इस समय आदित्य वर्मा ने एक साथ इतना कुछ निकाल लिया जिससे वे अभी भी हैरान हैं। कितना उदार भाव है! आदित्य वर्मा को इसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां आदित्य वर्मा ने यूं ही निकाल ली थीं, और आदित्य वर्मा के तंत्र की दुनिया में मौजूद आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का 1% से भी कम थीं। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा ने कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को सीधे अपने सामने कीमिया भट्टी में फेंक दिया। एक क्षण में उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को जला दिया गया और फिर उनका तापमान बढ़ाया जाने लगा। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा ने एक और आध्यात्मिक घास डाली। उसकी चाल बेहद कुशल थी। आदित्य वर्मा, जो कई बार अमृत का शोधन कर चुके थे, अमृत शोधन में और भी निपुण होते जा रहे थे। आदित्य वर्मा ने सहज गति से कीमिया भट्टी की लपटों को नियंत्रित किया। जल्द ही आदित्य वर्मा द्वारा एयर दान को परिष्कृत करने के लिए सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां डाल दी गईं।
थोड़ी देर बाद आदित्य वर्मा के तड़के से उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आकृतियां अब कीमिया भट्टी में नहीं रहीं, उनकी जगह किसी आध्यात्मिक द्रव ने ले ली। उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की अशुद्धियां जलकर नष्ट हो गईं, और जो कुछ बचा वह सब अमृत का सार था। समय धीरे धीरे बीतता है। कीमिया भट्टी में आध्यात्मिक तरल पदार्थ धीरे धीरे फिर से एक दूसरे में विलीन होने लगे। आदित्य वर्मा की चेतना ने कीमिया भट्टी को ध्यान से देखा और जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। लगभग यही है। आदित्य वर्मा फिर बुदबुदाया। शोधन लगभग पूरा हो चुका है और अगला चरण है इसे संघनित करना। अमृत के सार को संघनित किया जाता है और फिर अमृत में सील कर दिया जाता है ताकि प्रभाव कम होने की संभावना कम हो। जब तक संघनन सफल होता है और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, अर्थात आत्मा का उत्थान होता है, जिससे अमृत की गुणवत्ता में सुधार होता है, तब तक अमृत का शोधन सफल माना जाता है। अभी शोधन बहुत करीब है। हालांकि इस समय आदित्य वर्मा की भौहें हल्की सी तंग गईं। आदित्य वर्मा की आध्यात्मिक दृष्टि में एक बलवान व्यक्ति तेजी से आ रहा था। वह देवताओं को रूपांतरित करने में माहिर नहीं है, लेकिन वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसकी तुलना दान संरचना क्षेत्र के अंतिम चरण के लोगों से की जा सकती है। ये साधना स्तर पहले से ही बहुत शक्तिशाली है और यह एक भी नहीं है। आदित्य वर्मा की आध्यात्मिक खोज में दो शक्तिशाली आभाएं थीं, लेकिन आदित्य वर्मा इन दोनों आभाओं से बहुत अपरिचित थे। बुरे इरादे से आओ। आदित्य वर्मा को अचानक ऐसा ही एहसास हुआ। गड़गड़ाहट कुछ ही दूरी पर एक बड़ी गर्जना की आवाज गूंजी। बज बज। अचानक पूरे युद्ध क्षेत्र में भयंकर सायरन की आवाज गूंज उठी और उसकी आवाज धरती हिला देने वाली थी। दुश्मन है। एक दुश्मन आ रहा है। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक क्षण में ही बहुत से लोग चिल्ला उठे और दृश्य भी थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। इस क्षण यू कियानशान और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। सबने सिर उठाकर एक दिशा में देखा। वे देख सकते थे कि उस दिशा में घनी आकृतियां उनकी नजरों में आ रही थीं, जो उनकी ओर दौड़ रही थीं। और वे आकृतियां यहाँ की नहीं हैं, उन्होंने अनोखे कपड़े पहने हुए हैं। ये सभी लोग येंदु से हैं। अच्छा नहीं, दुश्मन का आक्रमण हो रहा है। तुम सचमुच मौत की तलाश में हो। तुमने सचमुच हम पर हमला करने की हिम्मत की है। सब लोग दुश्मन से मिलने के लिए मेरे पीछे आओ। जब यू कियानशान, ली दाओरूपी और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनके हाव भाव अचानक अत्यंत कठोर हो गए और वे क्रोधित होकर चिल्ला उठे। उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, मानो वे किसी शत्रु से मिलने जा रहे हों। हालांकि इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई कर पाते, टीम के सदस्यों के शव सीधे विस्फोट से उड़ गए। आमीन, कृपया मुझे शक्ति दीजिए। नासंगुओं के शिविर के सामने मैंने एक गोरा आदमी देखा। वह हाथ में एक सुनहरा क्रॉस पकड़े हुए था। अचानक उसके शरीर पर एक तेज रोशनी प्रकट हुई जो पवित्र प्रकाश था। अगले ही क्षण उसने क्रॉस पकड़ लिया और पुनः सामने की ओर इशारा करते हुए सीधे कहा। जैसे ही उसकी आवाज निकली, ऐसा लगा जैसे संसार में कोई दिव्य शक्ति अचानक उस पर छा गई हो। चमकदार पवित्र प्रकाश सीधे आगे की ओर प्रक्षेपित हो रहा था। अत्यंत तीव्र शक्ति के साथ यह अजेय था और सीधे दक्षिण पश्चिम रक्षकों के सदस्यों पर गिर रहा था। एक पल में टीम के इन सदस्यों को ऐसा लगा जैसे उन्हें जोरदार चोट लगी हो, खून की धार फूट पड़ी हो और वे पीछे की ओर उछल पड़े हों। उनकी कमीजें और शरीर बिखर गए थे, मानो उन्हें सीधे जला दिया गया हो। कुछ ही देर में इस तरफ के सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हमारा क्षेत्र है, हम इसे आज वापस ले लेंगे। तुम बहुत कमजोर हो। तुम बिल्कुल असुरक्षित हो। हाँ, तुम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। इस समय सड़क के उस पार येंदु के उन छोटे असनों ने अचानक अहंकार से कहा और बड़ी तेजी से इस ओर दौड़ पड़े। येंदु मुख्य भूमि पर एक बहुत ही अराजक राजधानी है और वहां के सभी लोग दुष्ट और दुष्ट लोग हैं। धिक्कार है, तुम मौत की तलाश में हो। ये हमेशा से हमारा क्षेत्र रहा है। हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने का साहस, हमारे क्षेत्र में मेरे देशवासियों को घायल करना, यह अनुचित है। मार डालो, मारना। टीम के सदस्य कायल नहीं थे। विरोधी पक्ष की इतनी बड़ी टुकड़ी देखकर भी उनमें जरा भी डर नहीं दिखा। वे गुस्से से चिल्लाए और फिर जान मौत की परवाह किए बिना आसन राज्य के लोगों की ओर दौड़ पड़े। लेकिन अगले ही पल मैंने उस गोरे विदेशी व्यक्ति को देखा। उसके हाथ में रखा क्रॉस पवित्र प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था और वह सीधे टीम के सदस्यों पर गिरा, जिससे उनमें से कई जल गए।
उसी समय उस आदमी के बगल में एक और आदमी खड़ा था जो बैसाखी पहने और सफ़ेद लबादा पहने हुए था। उसकी भी आभा प्रबल थी। उसने हाथ में बैसाखी लहराई और एक पल के लिए उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। बच्चे को जन्म देने के बाद बैसाखी से कुछ छोटे छोटे कीड़े निकले और पल भर में विशाल जहरीले कीड़ों में बदल गए और आगे बढ़ गए। आह आह! तुरंत ही एक के बाद एक चीखें गूंजने लगीं। साउथ वेस्ट गार्ड आर्मी के कई सदस्य दर्द से चीखने लगे और बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़े। जहरीले कीड़े सीधे उन पर टूट पड़े और उन पर हमला करने लगे। उनके शरीर लगातार काट रहे थे। कुछ ही क्षणों में दक्षिण पश्चिम गार्ड्स आर्मी के सदस्यों को कई हताहतों का सामना करना पड़ा। तुम मेरे भाई की रक्षा करो, मैं उसे मार डालूंगा, यू कियानशान ने ली दाओरूपी और अन्य लोगों से कहा, भले ही वह बाहर निकलना चाहता था। तुम इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। एक मिनट रुको। लेकिन इसी समय आदित्य वर्मा की आवाज़ फिर धीमी सी आई। दूसरी तरफ वाला गोरा आदमी और सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी जाहिर तौर पर नेता हैं। एक तो डायन और गो गुरु है और दूसरा कोई संत होना चाहिए। राजवीर सिंह के शरीर पर आई चोटें संभवतः इस गोरे आदमी के कारण आई थीं। आदित्य वर्मा ने दूसरे पक्ष की ओर उदासीनता से देखा लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। इस समय वह रसायन विद्या के महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच चुका था, इसलिए कोई कदम उठाना आसान नहीं था। इसमें बस 1 मिनट लगेगा। लेकिन अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की होती तो दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना के ये सदस्य संभवतः मर जाते। बूम! तो आदित्य वर्मा ने फिर से अपना हाथ लहराया और एक आध्यात्मिक शक्ति सीधे आदित्य वर्मा के हाथ से निकली जो सीधे पूरे गैरिसन की सभी दिशाओं की ओर बढ़ रही थी। भिन 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 भिन। अगले ही क्षण अचानक धरती से एक भव्य शक्ति प्रकट हुई। इस स्थान में अनगिनत आध्यात्मिक ज्योतियां प्रवाहित और प्रस्फुटित हो रही थीं, जो बिना रुके आध्यात्मिक शक्ति की शक्ति लेकर चल रही थीं। क्षण भर में ही इस चौकी के ऊपर अचानक एक अजीब शक्ति प्रकट हुई जिसने सीधे पूरी चौकी को घेर लिया, मानो अंदर और बाहर को अलग थलग कर दिया हो। बैंग 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 बैंग। इस समय जो भारतीय इस ओर दौड़े मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन पर प्रहार किया हो और उनके शरीर सीधे पीछे की ओर उड़ गए हों। जब अन्य लोग फिर दौड़े तो वे सीधे उड़ गए। यही इस गठन की शक्ति है। हालांकि आदित्य वर्मा इस समय सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे, फिर भी आदित्य वर्मा ने सहजता से पूरी सेना की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली रक्षात्मक आध्यात्मिक संरचना तैयार कर ली थी। प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से कुछ समय तक इसे तोड़ नहीं पाएगा। क्या ये कोई संरचना है? वे अंदर नहीं आ सकते। कितना शक्तिशाली गठन है। यू कियानशान, क्यूई, लियानशान और अन्य लोगों ने अपने सामने के दृश्य को देखा और उनके दिल सीधे सदमे में आ गए। एक संरचना ने दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना के पूरे गैरिसन की सीधे रक्षा की और प्रतिद्वंद्वी अंदर नहीं जा सका। यह विधि बस बहुत शक्तिशाली है। इस समय विपरीत दिशा में गोरा आदमी और सफ़ेद वस्त्रधारी आदमी ने ये दृश्य देखा और उनके चेहरे भी सघन हो गए। गठबंधन। उन्होंने वास्तव में एक गठबंधन तैयार किया था। मास्टर नोक, यह आप पर निर्भर है। सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी ने अपने बगल में खड़े गोरे आदमी से कहा। इस गोरे आदमी की एक असाधारण पहचान थी। उसे हिंदू में उनकी मदद के लिए विशेष रूप से दूसरी जगहों से भेजा गया था। उसका नाम नोक था। वह भी विदेश से आया एक शक्तिशाली संत था। उसकी पवित्र प्रकाश विधि बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि अगले ही पल जो दृश्य घटित हुआ उससे नोक की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने देखा कि उसका पवित्र प्रकाश एक शक्तिशाली प्रकाश स्तंभ में बदल गया और सीधे आगे की ओर फट गया, लेकिन अगले ही पल प्रकाश स्तंभ सामने के शून्य में गिर गया, लेकिन एक अदृश्य शक्ति द्वारा अवरुद्ध हो गया। उसके बाद एक लहर आई और पवित्र प्रकाश स्तंभ सीधे विलुप्त हो गया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। ये कैसे संभव है? नोक ने अविश्वास से कहा। क्या उसका शक्तिशाली पवित्र प्रकाश सचमुच सीधे ही लुप्त हो गया? क्या वह इस संरचना द्वारा अवरुद्ध हो गया था? इसे मेरे लिए तोड़ दो। नोक फिर जोर से चिल्लाया। उसे अपने सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं हुआ। वह जोरदार शक्ति से फूट पड़ा और फिर से पवित्र प्रकाश का प्रहार किया। हालांकि जब नानोक की पवित्र प्रकाश की शक्ति ने संरचना पर फिर से प्रहार किया, अचानक पहले जैसा ही दृश्य सामने आ गया। शून्य में पुनः एक लहर सी उत्पन्न हुई तथा पवित्र प्रकाश की शक्ति अचानक लुप्त हो गई। ऐसा कैसे? नोक को अपने सामने के दृश्य पर यकीन नहीं हो रहा था और उसे खुद पर भी थोड़ा शक हुआ। वो एक संत था, लेकिन वो विरोधी टीम की फॉर्मेशन पर हमला भी नहीं कर पा रहा था।
उसके बगल में सफ़ेद वस्त्र पहने एक आदमी, जिसका नाम टैम है, विरोधियों का सेनापति और एक शक्तिशाली जादूगर है। ये दृश्य देखकर उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह प्रतिद्वंद्वी के शक्तिशाली तरीकों से परिचित था। प्रतिद्वंद्वी का रक्षक पहले भी उससे घायल हो चुका था। अगर पवित्र प्रकाश उस पर पड़ता भी तो वह उसे सहन नहीं कर पाता। टैम ने यह भी देखा कि जब उसके आदमी एक दूसरे की ओर बढ़े तो उन्हें सीधे पीछे धकेल दिया गया। इस संरचना ने प्रतिद्वंद्वी की स्थिति को ढक दिया, जिससे उसे पराजित करना असंभव हो गया। मुझे इसे आजमाने दो। जब टैम ने यह दृश्य देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ और गहरी आवाज में बोला। अगले ही क्षण टैम के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद टैम ने अपने हाथ में पकड़ी बैसाखी को फिर से आगे की ओर हिलाया। भिनभिनाहट भिनभिनाहट। एक क्षण में असंख्य घनीभूत जहरीले कीड़े प्रकट हुए, जो अंतहीन भिनभिनाहट की आवाज करते हुए पूरे स्थान को भरते हुए आगे बढ़ गए। हालांकि जब ये जहरीले कीड़े संरचना पर उतरे तो वे सभी अवरुद्ध हो गए। वह कैसे संभव है? इस समय टैम फिर से बुदबुदा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके गो कीड़े भी इस संरचना को तोड़ नहीं सकते। इसके बाद नटाम और नोक ने लगातार हमले जारी रखे, लेकिन वे फिर भी हमले को तोड़ने में असफल रहे। ये दृश्य अंदर मौजूद टीम के सदस्यों के लिए चौंकाने वाला था। क्या ये बहुत मजबूत नहीं है? ग्रैंडमास्टर ली होने के योग्य हैं। युकियानशान और ली दाओरूपी ने भी ये दृश्य देखकर बेहद चौंकाने वाली आवाज़ें निकालीं। वे जानते थे कि आदित्य वर्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आदित्य वर्मा इतना शक्तिशाली है। ये बस एक आकस्मिक रूप से व्यवस्थित संरचना थी, लेकिन इसने स्टेशन के बाहर से सभी घुसपैठियों को रोक दिया। दूसरी ओर आदित्य वर्मा ने फॉर्मेशन के बाहर की स्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आदित्य वर्मा का लियान दान समाप्त हो चुका है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। आदित्य वर्मा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के उत्पादन को नियंत्रित किया और कीमिया कड़ाही में आग को नियंत्रित किया। संपीड़न। पुनः संपीड़ित करें। आदित्य वर्मा ने तो अमृत के सार पर सीधे प्रभाव डालते हुए कीमिया कड़ाही में दबाव को भी नियंत्रित किया। जल्द ही जैसे जैसे अमृतसार पर अधिक से अधिक शक्तिशाली दबाव डाला गया, अमृतसार अंततः धीरे धीरे एक गोल आकार में संघनित हो गया और ठोस हो गया। संघनन सफल। इसके बाद आदित्य वर्मा ने कीमिया के बर्तन में एक और आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। अगले ही पल बुम अचानक एक गर्जना जैसी आवाज आई। कीमिया के बर्तन में लगी आग तुरंत बुझ गई और अमृत की ताज़ा सुगंध अचानक फैल गई। आदित्य वर्मा के हाथ में एक गोल गोली दिखाई दी। एडन को तोड़कर शोधन सफल रहा। इस समय युकियानशान और अन्य लोगों की नज़र आदित्य वर्मा के हाथ पर पड़ी। उनकी आंखें गर्मी से भर गईं। सफलता। क्या आप कीमिया को परिष्कृत करने में सफल रहे? सभी लोग आश्चर्यचकित और भ्रमित होकर बुदबुदाने लगे। अगले ही पल बस ये गोली ले लो। आदित्य वर्मा पुनः सीधे राजवीर सिंह के पास आए, उनसे कहा और उनके हाथ में जो अमृत था उसे राजवीर सिंह को सौंप दिया। राजवीर सिंह ने आदित्य वर्मा के हाथ में अमृत देखा और अपने हृदय में द्रवित हुए बिना न रह सके। उन्होंने तुरंत अमृत पी लिया। अगले ही क्षण राजवीर सिंह ने अमृत सीधे उसके मुंह में डाल दिया। अमृत मुंह में पिघल गया और तुरंत आध्यात्मिक तरल के रूप में बदल गया, जो सीधे राजवीर सिंह के शरीर में प्रवेश कर गया। अचानक राजवीर सिंह को एक ठंडी अनुभूति हुई। आरामदायक। इस अमृत का प्रभाव सीधे राजवीर सिंह के शरीर में फैल गया। इस क्षण राजवीर सिंह के शरीर की मूल चोटें सीधे ठीक होने लगीं। मूल रूप से टूटी हुई मेरिडियन, हड्डियां और यहां तक कि आंतरिक अंग भी इस क्षण सीधे ठीक हो गए। एडन को तोड़ो। यदि यह टूटा नहीं है तो इसे स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि इसे तोड़ दिया जाए तो इसे स्थापित कर दिया जाएगा। इस क्षण राजवीर सिंह के दानतियन में जो आंतरिक अमृत टूट गया था, वह इस क्षण में धीरे धीरे फिर से आकार लेने लगा। एर दान के शक्तिशाली प्रभाव से राजवीर सिंह, जिसका शरीर अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुका था, इस समय ठीक हो गया। एक शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति का संचार हुआ और वह पुनः राजवीर सिंह के शरीर पर छा गई। बूम। अगले ही क्षण राजवीर सिंह के शरीर से पुनः एक शक्तिशाली साधना आवेग फूट पड़ा। इस समय राजवीर सिंह की खेती पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। जो गति फूटी वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली थी। ये गंभीर चोट न केवल एक कठिन परीक्षा थी, बल्कि एक अवसर भी थी। भाई, क्या तुम ठीक हो गए? भाई, तुम पहले से ज्यादा मजबूत लग रहे हो। भाई, कैसा लग रहा है? इस समय
यू कियानशान और अन्य लोगों ने राजवीर सिंह की ओर फिर से देखा। उनकी आंखें आश्चर्य और उत्तेजना से भरी हुई थीं। वे राजवीर सिंह के शरीर से आ रहे शक्तिशाली दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। मेरी साधना का आधार पुनः स्थापित हो गया है और मैंने पिछले क्षेत्र को भी तोड़ दिया है। राजवीर सिंह इस समय निस्संदेह बहुत उत्साहित थे। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि इस समय उनके शरीर में जो शक्तिशाली ऊर्जा भर रही थी वह पहले से भी ज्यादा प्रबल थी। उसकी साधना का स्तर भी एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वह मूल रूप से दान संरचना क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में केवल एक भिक्षु था, लेकिन अब वह सीधे दान संरचना क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश कर चुका है। पहले तो उसने सोचा कि इस बार वह सचमुच मर जाएगा और उसे डर था कि उसे नर्क के राजा से मिलना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि आदित्य वर्मा उस महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट होंगे और उन्हें मौत की निराशाजनक स्थिति से वापस खींच लेंगे। एक गोली ने उसे सीधे मृत अंत से पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया। जब यू कियानशान और उसके आसपास के अन्य लोगों ने राजवीर सिंह की आवाज सुनी तो वे अचानक फिर से उत्साहित हो गए। धन्यवाद ग्रैंडमास्टर ली, आप हमारी दक्षिण पश्चिम गार्ड्स आर्मी के महान उपकारक हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अचानक यू कियानशान, ली दाओरूपी और अन्य लोगों के मुंह से कृतज्ञता की आवाजें निकलीं और उनमें से कुछ तो सीधे आदित्य वर्मा की ओर घुटने टेक दिए। यह जरूरी नहीं है। आदित्य वर्मा ने बस हाथ हिलाया और एक शक्तिशाली बल ने तुरंत उन लोगों को ऊपर खींच लिया, उन्हें घुटनों के बल बैठने से रोक दिया। उसने आदित्य वर्मा को फिर से हल्के से कुछ कहते सुना। गार्जियन नी मेरी सुरक्षा के लिए ही घायल हुए। गार्ड्समैन नी को बचाना मेरा कर्तव्य है। तुरंत ही आदित्य वर्मा ने भीड़ से फिर कहा, ठीक है, अब जब आप ठीक हैं तो आपके सामने इन लोगों से निपटने का समय आ गया है। आदित्य वर्मा ने फिर शांत भाव से राजवीर सिंह से कहा, लेकिन उनकी नज़रें दाहिनी ओर घूम गईं और बाहर खड़े लोगों पर टिक गईं। ग्रैंडमास्टर ली, मुझे ये करने दीजिए, राजवीर सिंह ने फिर आदित्य वर्मा से कहा। हालांकि आदित्य वर्मा ने अपना सिर हिलाकर हल्के से कहा, यद्यपि आपकी साधना पुनः सुधर गई है और आप एक नए स्तर तक पहुंच गए हैं, फिर भी आप उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं हैं। आदित्य वर्मा अपनी बात समाप्त करने के बाद पुनः सीधे आगे बढ़ गए। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा ने हाथ हिलाया और पूरे स्टेशन के ऊपर की संरचना अचानक तितर-बितर हो गई। इस समय जब लॉक और टैम ने अपने सामने उस संरचना को बिखरते देखा तो उनके चेहरों पर अचानक आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अगले ही पल उनकी नज़र फिर आदित्य वर्मा पर पड़ी। उनकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उनके हाव भाव अचानक बदल गए। उनके सामने खड़ा युवक उन्हें एक साधारण व्यक्ति जैसा लग रहा था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें सामने खड़े युवक से खतरे का हल्का सा आभास हुआ। इसके तुरंत बाद उनकी नज़र उस युवक के पीछे पड़ी और उन्होंने राजवीर सिंह, यू कियानशान और अन्य लोगों को गैरीसन के सदस्यों के साथ फिर से प्रकट होते देखा। ये कैसे संभव है? आप वास्तव में बेहतर हैं। इसी समय नोक की नज़र आदित्य वर्मा के पीछे राजवीर सिंह पर पड़ी। राजवीर सिंह को देखते ही लॉक के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। नोक ने तुरंत राजवीर सिंह की ओर इशारा करते हुए चौंकते हुए कहा, क्या मेरे सामने वाला व्यक्ति दूसरे पक्ष का सेनापति नहीं है? पिछली लड़ाई में मैं उसके पवित्र प्रकाश से गंभीर रूप से घायल हो गया था और सीधे मर भी गया था। हालांकि नुओ को यह उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी वास्तव में अपनी पिछली उपस्थिति में लौट आया था, जैसे कि वह इतने कम समय में कभी घायल नहीं हुआ था। ये कैसे संभव है? तो क्या हुआ अगर तुम ठीक हो गए? चूंकि मैं तुम्हें एक बार अपंग बना सकता हूँ, मैं तुम्हें दूसरी बार भी अपंग बना सकता हूँ। नोक का दिल बहुत सदमे में था और उसका चेहरा बहुत उदास हो गया था। इसी समय उसने राजवीर सिंह से फिर तीखे स्वर में कहा। अचानक नोक के शरीर से एक शक्तिशाली साधना आभा फूट पड़ी और लॉक के शरीर पर एक उज्ज्वल पवित्र प्रकाश चमक उठा। नोक ने क्रूस को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और क्रूस से ऊर्जा की एक और लहर निकली। इस शक्तिशाली बल ने लॉक के आभामंडल को चरम पर पहुंचा दिया। बूम! अगले ही क्षण नोक एक और बल के साथ फट पड़ा और यद्यपि वहां उज्ज्वल पवित्र प्रकाश था, वह फिर से प्रकट हुआ, सीधे राजवीर सिंह की दिशा में बढ़ रहा था। हालांकि राजवीर सिंह ने कार्रवाई करने के लिए उनका इंतजार नहीं किया। हमारे क्षेत्र में इतना अनियंत्रित और बेतहाशा बढ़ना बहुत दुस्साहस है। तुम मौत के लायक हो। अचानक अंतरिक्ष में एक तीखी आवाज गूंज उठी। नानोक और टैम ने तुरंत अपना ध्यान फिर से आदित्य वर्मा की ओर लगाया और उनकी आंखें अचानक आश्चर्य से फट गईं।
उनके दिल धड़क उठे, लेकिन उनके हाव भाव अपरिवर्तित रहे। उसने फिर तीखे स्वर में कहा, क्या क्या तुम्हारे पास कोई ताकतवर लोग नहीं हैं? तुमने तो एक पीले बालों वाले बच्चे को बाहर भेज दिया। तुम तो मौत की तलाश में हो। जैसे ही नोक की आवाज गिरी, लॉक पर पवित्र प्रकाश सीधे मुड़ गया और आदित्य वर्मा की ओर फट गया। आदित्य वर्मा के चेहरे पर हमेशा की तरह भाव बने रहे और वह शांति से आगे भी बढ़े, लेकिन उनकी आंखों में एक तीखी धार थी। ये सच है कि जो लोग नहीं जानते वे निडर हैं, आदित्य वर्मा ने फिर हल्के से कहा, और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। धमाका! अगले ही क्षण आदित्य वर्मा के शरीर से अचानक एक महाशक्तिशाली साधना आभा फूट पड़ी। ये भव्य आभा आकाश में फैल गई, जिससे हवा और बादल पीछे हट गए और आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। आदित्य वर्मा का पूरा व्यक्तित्व अत्यंत एकाकी हो गया, जिससे एक ऐसी आभा फैल रही थी जो स्वर्ग और पृथ्वी पर छा रही थी। इस क्षण दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में आदित्य वर्मा की साधना बिना किसी शर्त के जारी कर दी गई। उत्पीड़न की एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति तुरंत बह गई। इस क्षण नानोक और टैम के चेहरे पर भय का भाव आ गया और उनके शरीर में दमन का एक प्रबल भाव भर गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की शक्ति पूरी तरह से दबा दी गई हो। संकट की एक अत्यंत शक्तिशाली भावना अचानक उनके दिलों में फिर से भर गई। ऐसा कैसे? अगर यह नकली है तो यह नकली ही होगा। इस समय वे दोनों अविश्वास में थे और वे स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पा रहे थे। अगले ही पल आदित्य वर्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े और उनका हर कदम मानो उनके दिलों पर पड़ रहा था। जब नोक और टैम ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर अत्यंत भय व्याप्त हो गया। भाड़ में जाओ! इस समय टैम ने ही नेतृत्व संभाला। उसके हाथ में बैसाखी को भूसा मारा और साधना की एक शक्तिशाली शक्ति तुरंत फूट पड़ी। उसके बाद एक और अजीब शक्ति आई जिसने टैम के शरीर से हवा भर दी। ये जादू टोना की कला है। भिन 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 भिन। एक क्षण में पूरे स्थान में एक और अंतहीन भिनभिनाहट की आवाज गूंज उठी और सभी ये देखकर भयभीत हो गए कि नटामू के शरीर के चारों ओर घना काला कोहरा छा गया। हालांकि जब सभी ने ध्यान से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह घना कोहरा नहीं था, बल्कि अनगिनत जहरीले कीड़ों का समूह था। इसके तुरंत बाद मैंने देखा कि नटामू के हाथ की बैसाखी फिर से आदित्य वर्मा की ओर झूल रही है। अचानक अनगिनत जहरीले कीड़ों को मानो मालिक का निर्देश मिल गया हो और वे आदित्य वर्मा की ओर उड़ चले। अचानक वे एक घने काले पिंड की तरह हो गए। कोहरा आदित्य वर्मा के शरीर को निगल जाना चाहता था। हालांकि आदित्य वर्मा शांत रहे। अगले ही पल उन्होंने अपना हाथ आगे की ओर हिलाया। शून्य में एक धधकती हुई ज्वाला प्रकट हुई। अग्नि देवता की कला। तभी धधकती हुई लौ अचानक फिर से आगे की ओर भड़क उठी। ची ची ची। क्षण भर में जहां भी लौ गुजरी वहां चटकने की आवाजें और ची ची की आवाजें आने लगीं। यह आग की लपटों में जल रहे जहरीले कीड़ों की आवाज थी। अचानक से उस जगह में फिर से जलने की गंध भर गई। क्षण भर में ही सभी जहरीले कीड़े जलकर राख हो गए और कोई अवशेष नहीं बचा। उसी समय टैम ने एक और चीख मारी। उसके बाद खून निकलने की आवाज आए और टैम के मुंह से खून की धारा बह निकली। इन जहरीले कीड़ों को टैम ने अपने रक्तसार से पाला था, टैम के आदेशों का पालन किया था और टैम के साथ उनका अभिन्न संबंध था। इस समय ये जहरीले कीड़े जलकर राख हो गए और उस पर सीधा हमला हुआ और वह तुरंत घायल हो गया। मेरे जहरीले कीड़े, मैं तुम्हें मार डालूंगा, टैम ने उदास होकर कहा। उसकी आंखें भयंकर क्रोध से भरी थीं और वह अचानक अपनी पूरी ताकत से बाहर निकला और आदित्य वर्मा की ओर दौड़ा। हालांकि ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा के हाथ में एक और जैद सुई दिखाई दी। अगले ही क्षण जैद सुई उसके हाथ से छूट गई और प्रवेश की भावना के साथ अंतरिक्ष में चली गई। चीखजिद सुई में एक शक्तिशाली तलवार का इरादा था। एक क्षण में आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा और टैम के शरीर में प्रवेश कर गया। तब टैम निश्चल हो गई। उसके माथे पर एक छेद सा दिखाई दिया। मौत! जो लोग मुझे अपमानित करते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा, भले ही वे दूर हों। टैम के माथे पर एक छेद सा दिखाई दिया। वह वही भावशून्य निश्चल खड़ा रहा। उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगीं तथा उसके शरीर की ऊर्जा उसी क्षण तेजी से खत्म होने लगी और वह क्षण भर में ही समाप्त हो गई। मौत! उसकी आंखों में एक अछूता भय भरा हुआ था और साथ ही निराशा का भाव भी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सामने खड़े युवक के हाथों मर जाएगा। ये कैसे संभव हो सकता है? वह एक शक्तिशाली जादूगर था। मृत्यु के क्षण में भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका जीवन इस क्षण समाप्त हो जाएगा।
उसके दिल में अफसोस की भावना थी, लेकिन इस समय स्थिति को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य वर्मा ने शक्तिशाली साधनों से टैम को सीधे मारने के लिए त्यानिक्सुआ 9 सुइयों का इस्तेमाल किया। जो लोग मुझे अपमानित करते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा, भले ही वे दूर ही क्यों न हों। इस समय आदित्य वर्मा का रौबदार स्वर इस जगह गूंजा। यह उनके आसपास के लोगों के कानों में पड़ा और उनके दिलों में एक अनोखा झटका सा महसूस हुआ। मृत, बस ऐसे ही मार दिया। क्या ये बहुत शक्तिशाली नहीं है? इस समय सभी लोग अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले। दूसरे पक्ष के 2 शक्तिशाली लोगों में से एक के नेता को आदित्य वर्मा ने पल भर में मार डाला। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि आदित्य वर्मा ने ये कैसे किया। उन्होंने बस एक प्रेरणा की झलक देखी और दूसरे पक्ष का जीवन समाप्त हो गया। उसी समय नोक ने अपने सामने का दृश्य देखा और उसकी आंखें भयभीत हो गईं। उसके दिल में अचानक डर का भाव उभर आया। सामने खड़े युवक की ताकत देखकर उसे थोड़ा डर लगा, और इस समय टैम की हत्या करने के बाद उसके सामने खड़ा युवक फिर से उस पर नजरें गड़ाए हुए था। उसकी आंखों में भयंकर भाव थे। नोक का दिल फिर से धड़कने लगा और उसका दिल बैठ गया। उसने दूसरे पक्ष की आंखों में एक जबरदस्त हत्या का इरादा भी महसूस किया। नोक ने सहज रूप से डर का एक निशान फैलाया और यहाँ तक कि इस पल में सीधे वहां से चले जाना चाहता था। हालांकि तीर पहले से ही प्रत्यंचा पर था और उसे चलाना आवश्यक था। यह आपकी बारी है। इस समय आदित्य वर्मा ने अपने सामने खड़े लड़के को उदासीनता से देखा और ठंडे स्वर में कहा, मानो वह उसका मूल्यांकन कर रहा हो। धमाका! अगले ही क्षण आदित्य वर्मा के शरीर से साधना की एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और वह आभा सीधे आकाश में उड़ गई। आदित्य वर्मा के हाथ से आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण फूटी और वह एक और जैद सुई थी, और जैद सुई के साथ एक प्रबल तलवार की शक्ति भी थी। चीख! शून्य में एक तीखी ध्वनि गूंज उठी और जैद सुई शून्य में अंतहीन रूप से घूमती हुई अंतरिक्ष को भेदती हुई दिखाई दी और अगले ही क्षण अचानक नाग के शरीर पर उतर आई। जब नाग ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा फिर से भय से बदल गया। तभी नोक के शरीर से एक शक्ति फूट पड़ी और लॉक के शरीर से एक चमकदार पवित्र प्रकाश निकला। इस पवित्र प्रकाश ने सीधे नोक के शरीर को ढंक लिया और उसे एक ढाल में बदल दिया, जिससे लॉक के शरीर पर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन गया। चीख! फिर एक और कठोर ध्वनि हुई और जैद सुई प्रतिद्वंद्वी की पवित्र प्रकाश ढाल से टकराई, लेकिन अवरुद्ध हो गई। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। क्या उसकी जैद सुई प्रतिद्वंद्वी में प्रवेश नहीं कर पाए? हाँ, बस इतना ही। इसने तो मेरी पवित्र प्रकाश रक्षा को भी नहीं तोड़ा। इस समय नोक ने यह दृश्य देखा और फिर से हंसा। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। उसने सोचा कि प्रतिद्वंद्वी की विधि बहुत शक्तिशाली थी और टैम को सीधे मारने में सक्षम होना असाधारण होना चाहिए, लेकिन इस समय उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिद्वंद्वी के हमले ने उसकी रक्षा को भी नहीं तोड़ा। एक क्षण के लिए उसे लगा कि दूसरा पक्ष भी वैसा ही है। हाँ, ये थोड़ा अप्रत्याशित है। उस स्थिति में मैं आपको अपने व्यवहार का एक और तरीका दिखाता हूँ। आदित्य वर्मा ने दूसरे पक्ष की आवाज़ सुनी, लेकिन वह फिर से तिरस्कारपूर्वक हंसे और गर्व से बोले। बूम! जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज़ गिरी, आदित्य वर्मा के शरीर से एक चौंकाने वाली गति फूट पड़ी। उसी समय एक अजीब शक्ति का उदय हुआ। तभी सभी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके सामने आदित्य वर्मा के शरीर से एक प्रखर स्वर्णिम प्रकाश चमक रहा था। ये स्वर्णिम प्रकाश अत्यंत प्रखर था और इससे एक परम और प्रतापी शक्ति प्रकट हो रही थी। भिन्न 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 भिन्न। इस समय पूरा अंतरिक्ष हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि दुनिया में अंतहीन संस्कृत ध्वनि थी और परी महल के कुछ प्रेत आकाश के ऊपर दिखाई दिए, मंडरा रहे थे। क्या दुनिया के ऊपर वास्तव में कोई छवि थी? सब लोग देखो, यह क्या है? यह एक दृष्टि है, यह एक दृष्टि है। ये किस स्तर की शक्ति है? इस समय सभी को दमन की तीव्र भावना महसूस हुई और उनके दिल और भी अधिक धड़क रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आदित्य वर्मा के शरीर पर अत्यंत चमकदार स्वर्णिम प्रकाश पड़ रहा है तथा आदित्य वर्मा के शरीर पर पुनः एक विशालकाय आकृति प्रकट हो गई। यह एक बुद्ध था। बुद्ध गर्व से आकाश में खड़े थे, मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर हों। उन्होंने एक हाथ से आकाश की ओर और दूसरे हाथ से जमीन की ओर इशारा किया, मानो पूरी दुनिया उनके पैरों तले कांप रही हो। अत्यंत दबंग। अगले ही पल आदित्य वर्मा हिल गए। आदित्य वर्मा के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन उसकी आंखों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी।
आदित्य वर्मा ने धीरे से अपना एक हाथ उठाया और हथेली आगे की ओर भेजी। इस समय आदित्य वर्मा के शरीर पर मौजूद विशालकाय आकृति भी सीधे आदित्य वर्मा की ओर आकर्षित हुई और उसने एक हथेली बाहर निकाल दी। एक हथेली निकली जिससे एक सर्वोच्च शक्ति प्रकट हुई जिसने दुनिया का रंग बदल दिया। इस समय ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में केवल यही ताड़ का पेड़ बचा है। तथागत पाम। आदित्य वर्मा ने एक बार फिर तथागत ताड़ का प्रदर्शन किया। यह अत्यंत शक्तिशाली ताड़ विधि, जैसे जैसे आदित्य वर्मा की साधना का स्तर बढ़ता गया, इसकी शक्ति और अधिक भयानक होती गई। एक ताड़ का पेड़ सीधे आकाश में गिरा और अचानक नोक की दिशा में उतर आया। इस समय नोक को संकट की प्रबल अनुभूति हुई, मानो इस समय उसके रोंगटे खड़े हो गए हों। इसके तुरंत बाद नोक ने भी बिना किसी शर्त के अपनी सारी साधना शक्ति जारी कर दी। हे प्रभु, कृपया मुझे शक्ति दीजिए। नोक ने क्रूस को अपने हाथ में पकड़ लिया और एक क्षण में क्रूस से एक अजीब शक्ति निकली। एक तेज प्रकाश चमक उठा और प्रकाश में एक पवित्र शक्ति प्रकट हुई। अगले ही क्षण इस नोक ने सीधे क्रॉस को अपनी छाती से लगा लिया और फिर क्रॉस को जोर से धक्का दे दिया। एक क्षण में एक अत्यंत शक्तिशाली पवित्र प्रकाश बल आगे की ओर प्रस्फुटित हुआ। जहां कहीं भी पवित्र प्रकाश गुजरता था, ऐसा प्रतीत होता था कि वह सब कुछ नष्ट कर देगा। तभी ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि आदित्य वर्मा द्वारा लगाई गई दिव्य हथेली सीधे प्रतिद्वंद्वी की पवित्र प्रकाश शक्ति से टकरा गई। इस क्षण ऐसा लग रहा था कि पूरा स्थान ठोस हो गया है। हालांकि यह अगले ही पल था। बूम! पूरे स्थान में एक धीमी ध्वनि गूंज उठी। वह पवित्र प्रकाश शक्ति और बुद्ध प्रकाश शक्ति का टकराव था। अगले ही क्षण सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि पवित्र प्रकाश सीधे बुद्ध प्रकाश हथेली की शक्तिशाली शक्ति के तहत नष्ट हो गया था। पवित्र प्रकाश लुप्त हो गया, लेकिन दिव्य हथेली ने अभी भी एक अद्वितीय शक्ति प्रकट की और सीधे नोक पर उतरी। नोक ये दृश्य देखकर बेहद हैरान रह गया। वह बचना चाहता था पर बच नहीं सका। उस नाजुक क्षण में उसने सीधे अपने शरीर पर पवित्र प्रकाश का एक कवच बना लिया। टकराना! तभी अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। पफ! तभी खून के फूटने की आवाज आई और सबने देखा कि नोक के मुंह से खून का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकला और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर किसी शक्तिशाली बल का प्रहार हुआ हो और वह पीछे की ओर उड़ गया। नोक का शरीर सीधे 10 फीट से अधिक दूर जाकर फटा, जिसके बाद वह जमीन पर भारी मात्रा में गिर गया। इस समय लॉक बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा और कपड़े खून से सने हुए थे। नोक का चेहरा भय से भरा था और उसका दिल और भी अधिक अविश्वसनीय था। एक हथेली! दूसरे पक्ष ने केवल एक हथेली का उपयोग किया, लेकिन इस हथेली ने सीधे तौर पर उनकी सबसे शक्तिशाली पवित्र प्रकाश शक्ति को दबा दिया, जो कि किसी भी स्तर की शक्ति नहीं थी। इस समय नोक ने अपने सामने खड़े युवक को सामान्य नज़र से देखा, मानो उसने अभी अभी कोई शक्ति प्रयोग न की हो। तभी नोक ने देखा कि उस युवक के मुंह पर एक हल्का सा चाप बना हुआ था और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तुम क्या करने जा रहे हो? इस समय नोक सचमुच डर गया था और उसने डरकर आदित्य वर्मा से कहा, हा, क्या? बेशक, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा, जो लोग मुझे अपमानित करते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा, भले ही वे दूर हों। ये अब भी पहले जैसे ही शब्द थे, लेकिन जब ये शब्द नोक के कानों में पड़े तो ऐसा लगा जैसे नरक के राजा का एक और फैसला आ गया हो। ये देखकर कि आदित्य वर्मा के शरीर से पुनः एक शक्तिशाली शक्ति फूट रही है, आदित्य वर्मा के शरीर से तुरंत ही एक आश्चर्यजनक शक्ति प्रकट हुई और आदित्य वर्मा ने तुरंत ही अपने सामने वाले व्यक्ति को मार डालना चाहा। नहीं, कृपया मुझे मत मारो। ये दृश्य देखकर नोक अचानक पुनः काया हो गई और आदित्य वर्मा से दया की भीख मांगने लगी। जब आदित्य वर्मा ने दूसरे पक्ष की बात सुनी तो उन्होंने अपनी हरकतें बिल्कुल नहीं रोकीं और अविचलित रहे। कृपया मेरी जान बख्श दो, मैं गलत था। नोक ने पुनः आदित्य वर्मा से दया की भीख मांगी। टकराना! तभी एक और कर्कश आवाज गूंजी और सभी ये देखकर हैरान रह गए कि नोक वास्तव में इस समय आदित्य वर्मा के सामने घुटने टेक कर बैठी थी। हे, अपनी जान बख्श दून। जब आदित्य वर्मा ने दूसरे पक्ष की बात सुनी तो वह फिर से ठंडी हंसी हंस पड़े। तुमने मेरे देशवासियों को मार डाला और मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? आदित्य वर्मा ने नोक से फिर ठंडे स्वर में कहा, मैं आपके लिए घुटने टेकता हूं। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं गुलाम बन सकता हूं, जब तक आप मेरी जान बख्शते हैं, सब ठीक है।
ये नोक ने आपसे फिर कहा, वह अभी बहुत छोटा है, वह बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। इस समय जीवित रहने के लिए उसने आदित्य वर्मा का दास होने के शब्द भी कहे। वास्तव में दूसरे पक्ष की बातें सुनकर आदित्य वर्मा के चेहरे पर फिर से भाव जम गए। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की वेदी कहाँ है? आदित्य वर्मा ने नोक से फिर पूछा। इस समय वह वास्तव में एक प्रश्न पूछना चाहता था। पिछली बार गिरे हुए होली ग्रेल को पाने के बाद सिस्टम ने आदित्य वर्मा को सीधे एक काम दिया, और यह काम था गिरे हुए होली ग्रेल को प्रकाश वेदी पर रखना, होली ग्रेल में होली ग्रेल आत्मा को जगाना, ताकि होली ग्रेल फिर से गिरे नहीं और अपनी पवित्र शक्ति को पुनः स्थापित करे। लेकिन ये कार्य मिलने के बाद आदित्य वर्मा को यह पता नहीं था कि प्रकाश वेदी कहाँ है, इसलिए वह कुछ समय तक कार्य पूरा नहीं कर सके। इस समय ये सोचते हुए तथा दूसरे पक्ष की संत के रूप में पहचान को ध्यान में रखते हुए आदित्य वर्मा ने सीधे ही वह प्रश्न पूछ लिया जिसकी उन्हें इस समय सबसे अधिक चिंता थी। हम प्रकाश की वेदी। जब नोक ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो वह आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। प्रकाश की वेदी हमारे पवित्र प्रकाश पर्वत पर है, और पवित्र पर्वत हमारे मुख्यालय सनसेट कंट्री के पश्चिमी तट पर है। यद्यपि नोक थोड़ा उलझन में था, लेकिन इस क्षण जीवित रहने के लिए नोक ने सीधे तौर पर वही बताया जो वह जानता था। जब आदित्य वर्मा ने नोक की बात सुनी तो वह पुनः स्तब्ध रह गए। प्रकाश का पवित्र पर्वत, सूर्यास्त देश का पश्चिमी तट। आदित्य वर्मा ने इन दोनों स्थानों को लिखा। ऐसा लगता है कि वह अगली बार सनसेट कंट्री जाएंगे। समय से पहले काम पूरा करो और समय से पहले इनाम पाओ। हो सकता है उसकी साधना आगे बढ़ जाए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिस्टम द्वारा दिया जाने वाला सुपर रिवॉर्ड क्या है। आदित्य वर्मा भी थोड़ा उत्सुक हैं, और वह सूर्यास्त देश संयोग से बुढ़ा देश के बगल में था। मैं सिस्टम द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए पहले सनसेट कंट्री जा सकता हूं, और फिर मैं प्रिया नायर को वापस लाने के लिए सीधे बुढ़ा कंट्री जा सकता हूं। प्रिया नायर को बुढ़ा देश में वापस लाना निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होगा, इसलिए कार्य को पहले ही पूरा करने से मेरी साधना में और सुधार हो सकता है, और फिर जब मैं बुढ़ा देश जाऊंगी तो मेरा आत्मविश्वास और अधिक मजबूत होगा। तुरंत ही आदित्य वर्मा ने पुनः अपने सामने नोक की ओर देखा। ये कुछ हद तक उपयोगी है। इस आदमी को मेरे साथ सनसेट कंट्री ले जाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। तो आदित्य वर्मा के शरीर से एक अजीब सी शक्ति सीधे निकली। मैंने देखा कि आदित्य वर्मा का हाथ कई बार शून्य में गया और जल्दी से बंद हो गया। तुरंत ही आदित्य वर्मा के शरीर के सामने एक आत्मा प्रकट हुई और धीरे धीरे नोक की दिशा में तैरने लगी। चूंकि तुम मरना नहीं चाहते और गुलाम बनना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अपने रक्तसार की एक बूंद को गाढ़ा करें और इसे इस अनुबंध में डालें। आदित्य वर्मा ने सीधे नोक से कहा। नोक ने अपने सामने रखे अनुबंध को देखा और उसका भाव फिर बदल गया। आत्मा, आत्मा अनुबंध। नोक को यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष प्रतिस्पर्धात्मक रूप से आत्मा अनुबंध का निष्पादन करेगा। एक संत के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इस आत्मा अनुबंध की शक्ति को जानते थे। जब तक यह अनुबंध हस्ताक्षरित है, वह निश्चित रूप से गुलाम बना रहेगा और उसके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं होगी। भले ही दूसरा पक्ष मर जाए, यह अनुबंध तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि दूसरा पक्ष उसके लिए इसे रद्द करने की पहल न करे। लेकिन इस समय लॉक के पास कोई विकल्प नहीं है। जीवित रहने के लिए वह केवल रक्तसार की एक बूंद को गाढ़ा कर सकता है और धीरे धीरे उसे अनुबंध पर गिरा सकता है। जब इस नोक ने अपना खून अनुबंध पर गिराया तो आदित्य वर्मा को तुरंत महसूस हुआ कि उसके और दूसरे पक्ष के बीच संबंध की एक अतिरिक्त परत आ गई है। ये नियंत्रण की भावना थी, मानो दूसरे पक्ष का जीवन और मृत्यु उसके अपने विचारों पर निर्भर हो। एक ही समय पर इस नोक को लगा कि अब उसका जीवन उसके नियंत्रण में नहीं है, और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, नोक ने गहरी सांस छोड़ी और उसके दिल में एक खोई हुई भावना जाग उठी। हालांकि वह दूसरे पक्ष का गुलाम बन गया था, लेकिन वह जानता था कि उसे मरना नहीं है। आदित्य वर्मा ने इस नोक के साथ एक आत्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद इस व्यक्ति की पहचान भी जान ली थी। वह शक्तिशाली विदेशी साधना शक्ति, प्रकाश के देवता का एक उपयाजक था। उसकी साधना एक संत की तरह थी और उसका क्षेत्र जिंदन क्षेत्र के एक साधक के समान था। इस बार वह यहाँ प्रकाश के देवता के उच्च स्तरीय अधिकारियों के आदेशों का पालन करने और यहाँ की स्थिति को अराजक बनाने का कोई रास्ता खोजने आया था। बेशक इस बार जब वह यहाँ आया तो प्रकाश के देवता के उच्च स्तरीय अधिकारियों के आदेशों का पालन करने के अलावा
उसे इस डैम से बहुत सारे लाभ भी मिले। हालांकि नोक को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सचमुच दाहुआ का एक ताकतवर आदमी मौजूद है, एक परम गुरु। उसने प्रकाश के देवता के अध्यक्ष से भी इतनी भयानक आभा कभी महसूस नहीं की थी। उसके सामने खड़ा युवक संभवतः उनके ईश्वरीय सोसाइटी के अध्यक्ष से भी अधिक शक्तिशाली था। नोक, जाओ और इन लोगों से निपटो, आदित्य वर्मा ने सीधे और हल्के ढंग से नोक से कहा, बेकार का उपयोग करते हुए। हाँ, आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नोक की जरा भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं हुई। अगले ही पल उसकी नज़र पास ही येंदु से आए उन लोगों पर पड़ी। इस समय येंदु के लोगों ने देखा कि उनके मालिक ताम को दूसरे पक्ष ने सीधे मार डाला है और जिस संत को उन्होंने आमंत्रित किया था उसे दूसरे पक्ष ने गुलाम बना लिया है। उनके चेहरे अचानक बेहद भयभीत हो गए और उनके दिलों में एक भयानक भावना फैल गई। मास्टर टैम मर गया, सब भागो, भाग जाओ। कुछ देर तक हर जगह चीखें सुनाई देती रहीं और वे उन येंदु लोगों के मुंह से निकलीं और फिर सभी ने इन लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे की ओर भागते देखा। मरना। हालांकि इस समय नोक के मुंह से एक तीखी आवाज निकली। अगले ही क्षण नोक के शरीर से अचानक एक तीव्र गति उत्पन्न हुई और पवित्र प्रकाश अचानक उसके शरीर से चमक उठा, जो आगे की ओर चमकता हुआ भागते हुए येंदु लोगों पर गिर पड़ा। वे येंदु लोग इस पवित्र प्रकाश की चमक से कैसे बच सकते थे? तब सबने देखा कि जहां भी पवित्र प्रकाश गुजरा, एक के बाद एक आकृति नीचे गिर पड़ी, मानो उनके शरीर पर ज्वालाएं जल रही हों। पफ पफ पफ। फिर इन लोगों के शरीर सीधे जलने लगे। इन येंदु लोगों के मुंह से अचानक चीखें निकलने लगीं और वे अंतहीन थीं। क्षण भर में ही वे येंदु लोग, जिन्होंने पहले इस ओर आक्रमण किया था, बिना किसी अपवाद के सभी मर गए। ये सब करने के बाद नोक अपने चेहरे पर सम्मानपूर्ण भाव लिए सीधे आदित्य वर्मा के पास आया। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। इन हमलावर दुश्मनों, उन क्रूर येंदु लोगों पर आदित्य वर्मा को जरा भी दया नहीं आई। उसके पास बस एक ही शब्द था, मार डालो। इस क्षण दृश्य कुछ देर के लिए शांत हो गया। आदित्य वर्मा ने अपनी नज़रें राजवीर सिंह और उसके पीछे खड़े दूसरे लोगों पर घुमाईं। उसने देखा कि वे उसे ही देख रहे थे और उनकी आंखें उस बलवान के प्रति विस्मय से भरी थीं। क्या इसका समाधान इस तरह होगा? सब मर गए। ये है गुरु की शक्ति। हर कोई अविश्वास से अपने सामने के दृश्य को देख रहा था और उनके दिलों में गहरा सदमा पहुंचा। आदित्य वर्मा ने अपने सामने खड़ी सेना के जवानों की ओर देखा। उनमें से कई अभी भी घायल थे। आदित्य वर्मा ने पुनः अपना हाथ हिलाया और तुरंत ही एक के बाद एक आध्यात्मिक पत्थर के टुकड़े उड़कर बाहर आ गए और ये आध्यात्मिक पत्थर सीधे सेना की सभी दिशाओं में बिखर गए। भिन्न 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 भिन्न। क्षण भर में ही संपूर्ण स्थान अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक शक्ति से भर गया और अचानक एक संरचना पुनः प्रकट हुई। यह क्या है? आत्मा निर्माण। क्या यह आत्मा निर्माण है? राजवीर सिंह और अन्य लोग अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनका हृदय उत्साह से भर गया। अगले ही पल उन्होंने देखा कि आसमान से बारिश हो रही है। यह बारिश आध्यात्मिक शक्ति से भरी थी, आध्यात्मिक बारिश। टकरा जाना। ये आध्यात्मिक वर्षा सीधे सैनिकों पर पड़ी। एक क्षण के लिए सभी को ऐसा महसूस हुआ कि आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उनके शरीर में प्रवेश कर गई और उनके घायल शरीर को पोषण देने लगी। मेरी चोटें ठीक हो गई हैं। वाह, कितना आरामदायक। मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। मैं पूरी ताकत से भरा हुआ हूँ। गैरिसन सेना के सदस्यों ने तुरंत बेहद उत्साहित स्वर में कहा। इस क्षण उनकी सारी चोटें ठीक हो गईं। नोक, जो उसके बगल में था, ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। यह विधि बहुत शक्तिशाली है। कुछ ही समय बाद सभी की स्थिति पुनः चरम पर पहुंच गई। राजवीर सिंह, ली डाओरूपी और अन्य लोग आदित्य वर्मा के पास आए। एक के बाद एक आंकड़े आदित्य वर्मा की ओर एकत्रित होते गए। धन्यवाद मास्टर ली। धन्यवाद मास्टर ली। मास्टर ली हमारे उद्धारकर्ता हैं। राजवीर सिंह और अन्य लोगों ने आदित्य वर्मा से सीधे कहा। उनका आभार शब्दों से परे था। ग्रैंड मास्टर ली, मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका कोई ऋण नहीं चुका सकता। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राजवीर सिंह ने अपनी बात समाप्त करने के बाद सीधे आदित्य वर्मा के सामने घुटने टेक दिए। दक्षिण पश्चिम गैरिसन दूत होने के नाते उन्हें इस समय कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस नहीं हुआ और उन्हें लगा कि उनके लिए घुटने टेककर आदित्य वर्मा की पूजा करना स्वाभाविक है। हालांकि अंकित सेन और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। ग्रैंड मास्टर ली,
कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। ग्रैंड मास्टर ली। इसके तुरंत बाद अंकित सेन और साउथ वेस्ट गार्ड्स के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आदित्य वर्मा के सामने घुटने टेक दिए। ऐसा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह एक मामूली मामला है, इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य वर्मा ने हल्के से हाथ हिलाया। पंच तत्वों की शक्ति ने सबको ऊपर उठा लिया। फिर हल्के से बोले, ग्रैंड मास्टर ली, यदि आप न होते तो हमारी दक्षिण पश्चिम गार्ड सेना पूरी तरह से नष्ट हो जाती। यदि आप न होते तो हमारे पैरों तले की ज़मीन दूसरी तरफ से छीन ली जाती। आप हमारी दक्षिण पश्चिम गार्ड सेना के महान उपकारक हैं। राजवीर सिंह ने फिर आदित्य वर्मा से कहा, हाँ ग्रैंड मास्टर ली, आप हमारे महान उपकारक हैं। आप हमारी पूजा के पात्र हैं। इसके तुरंत बाद पीछे की ओर तैनात गैरिसन के सदस्यों ने भी आदित्य वर्मा को प्रणाम किया। जब मैंने बाद में ये दृश्य देखा तो मैंने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, असहाय महसूस किया और कुछ नहीं कहा। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो मेरे जाने का समय आ गया है। आदित्य वर्मा ने राजवीर सिंह और अन्य लोगों से फिर सीधे कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, आदित्य वर्मा का स्वरूप उसी स्थान से गायब हो गया और सीधे मुंबई की ओर चला गया। जहां तक नोक का सवाल है, आदित्य वर्मा उसे अपने साथ नहीं ले गए, बल्कि सीधे सनसेट कंट्री वापस भेज दिया। उन्होंने नोक के साथ एक अच्छा सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उन्हें ज़रा भी चिंता नहीं थी और उन्हें अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट पर पूरा भरोसा था। उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट कोई भी शक्तिशाली गुरु तोड़ नहीं सकता। आदित्य वर्मा के जाने के बाद राजवीर सिंह ने यहाँ जो हुआ उसकी खबर दी। जल्द ही ये खबर जिंगहुआ शहर तक फैल गई और इस क्षण जिंगहुआ शहर के एक प्रांगण में एक कॉन्फ्रेंस रूम में उस समय कई लोग बैठे थे, कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं, लेकिन वे सभी एक निश्चित उम्र के लग रहे थे। सटीक रूप से कहें तो वे 4 पुरुष और 1 महिला थे। उनमें से झाओ तियानशेन का नाम प्रमुखता से सूचीबद्ध था, लेकिन इस समय झाओ तियानशेन वास्तव में मेज के अंत में बैठा था। उसके सामने बैठे कुछ लोग बहुत साधारण लग रहे थे, लेकिन वे पारलौकिकता की आभा से भरे हुए थे। जाहिर है ये लोग साधारण नहीं हैं। अभी अभी साउथ वेस्ट गार्ड आर्मी के राजवीर सिंह से खबर आई। यिंदू में उन लोगों ने झगड़ा भड़काया और हमारी सीमा पर आक्रमण किया। उन्होंने हमारी गार्ड आर्मी के कई लोगों को घायल भी कर दिया। यहाँ तक कि राजवीर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए और मरने के कगार पर थे। झाओ तियानशेन ने कई लोगों से धीरे से कहा, मानो कोई रिपोर्ट बना रहे हों। हम यिंदू के लोग वास्तव में हमारी सीमाओं का उल्लंघन करने का साहस करते हैं। यह इतना अनुचित कैसे हो सकता है? क्या वे मौत की तलाश में हैं? क्या ये सचमुच हो रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि आप हमारे दहुआ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते? कई लोगों ने फिर से हल्के से कहा और बूढ़े लोगों में से एक ने फिर से झाओ तियानशेन को देखा और गहरी आवाज में झाओ तियानशेन से कहा, चूंकि आप अब ये कह रहे हैं तो यह मामला सुलझ गया होगा, है ना? बूढ़े आदमी की बातें सुनने के बाद झाओ तियानशेन ने तुरंत सिर हिलाया। अच्छा, ये सभी लोग मर चुके हैं। इनमें उनका एक प्रमुख वरिष्ठ जादूगर भी शामिल है। झाओ तियानशेन ने फिर धीरे से कहा, चूंकि प्रतिद्वंद्वी दक्षिण पश्चिम गार्ड सेना के रक्षकों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वे बहुत शक्तिशाली होंगे। हमारी तरफ कौन है? वह आप तो नहीं होने चाहिए, है ना? इस समय बूढ़े व्यक्ति ने झाओ तियानशेन की बातें सुनी और शांति से कहा, गैरिसन के संरक्षक के रूप में वह बहुत शक्तिशाली है। कम से कम गोली बनाने वाले क्षेत्र में तो वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है। चूंकि दूसरा पक्ष संरक्षक को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति ऐसी स्थिति का समाधान नहीं कर सकता। यह मैं नहीं हूँ। ये हमारे दहुआ के नव पदोन्नत ग्रैंड मास्टर आदित्य वर्मा हैं। झाओ तियानशेन ने फिर धीरे से कहा, यह आदित्य वर्मा फिर से? ये वही निकला। झाओ तियानशेन की बातें सुनकर कई लोग फिर से चौंक गए। हालांकि उन्हें दुनियादारी की परवाह नहीं थी और वे एकांत में साधना कर रहे थे, फिर भी आदित्य वर्मा का नाम पहली बार नहीं सुना था। एक क्षण बाद मेज के सिरहाने बैठे बूढ़े आदमी ने सीधे कहा, उसे एक पहचान दो। चूंकि ऐसा व्यक्ति हमारे दहुआ में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे हमारे शिविर में लाया जाना चाहिए। लेकिन क्या दें? इस समय मेरे बगल में किसी ने फिर कहा। बूढ़े आदमी ने एक क्षण सोचा और फिर धीरे से बोला, इतना महान योगदान देने और एक मजबूत नेता होने के कारण उन्हें एक जनरल के रूप में पुरस्कृत करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब कई लोगों ने बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनी तो वे अचानक चौंक गए।
इसे किसी जनरल को दे दो। ये कितनी महान पहचान है। यदि गैरिसन का कोई साधारण सदस्य जनरल बनना चाहता है तो आमतौर पर वह अपनी मृत्यु तक ऐसा नहीं कर पाएगा। क्या इस समय प्रतिद्वंद्वी को आसानी से जनरल मिल सकता है? महान बुजुर्ग, मुझे डर है कि कुछ ठीक नहीं है। हाँ, महान बुजुर्ग, क्या यह एक जनरल को लापरवाही से देने के लिए बहुत ज़्यादा है? अचानक उसके बगल में खड़े कई लोग भी जल्दी से बोले। हालांकि जब बूढ़े व्यक्ति ने सुना कि कुछ लोगों ने क्या कहा तो उसने शांति से कहा, इतना ही। जैसे ही बूढ़े ने बोलना खत्म किया, उसके आसपास के लोगों की बोलती बंद हो गई। वह जानता था कि बूढ़े ने अपना मन बना लिया है। दाहुआ के असली शासक होने के नाते उसके पास निर्णय लेने की पूरी शक्ति थी। जहां तक श्री कुलकर्णी का सवाल है, वह तो बस उनके प्रवक्ता थे। वे हफ्ते के दिनों में नहीं आते थे। झाओ तियानशिन ही आते थे। जब तक दाहुआ जिंदगी मरण की स्थिति में न हो, वे स्थिति को बचाने के लिए आते थे। और वे दहुआ की नींव भी थे। वे सभी परिवर्तन क्षेत्र के शीर्ष पर थे और बूढ़ा आदमी परिलोक में आधा फुट तक कदम रख चुका था। झाओ तियानशिन चला गया, लेकिन उसका दिल बहुत सदमे में था। उसने उसे सीधे एक जनरल दिया। वह कितने साल का था? एक जनरल का पद उन गैरिसन कमांडरों के समान स्तर का होता था। झाओ तियानशिन जानता था कि एक बार उसकी खबर बाहर आ गई तो दाहुआ के पास सबसे कम उम्र का जनरल होगा। आदित्य वर्मा सीधे मुंबई लौट आए। अगले दिन आदित्य वर्मा पुनः स्कूल गए और कक्षाओं में उपस्थित रहे। कल सुबह आदित्य वर्मा अपनी लैम्बोर्गिनी वेनेजिया चलाकर ये शियुन को सीधे मुंबई विश्वविद्यालय ले गए। ये शियुन अभी भी चियोंगसम पहने हुए थी। वह लंबी थी, कुलीन और सुंदर लग रही थी और उसकी सुंदरता वर्णन से परे थी। जब आदित्य वर्मा ये शियुन को स्कूल लेकर आए तो उन्होंने तुरंत पूरे दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अरे, ये तो लैम्बोर्गिनी वेनेजिया है। ये दूसरी पीढ़ी किसकी अमीर है? इसने तो हमारे स्कूल की देवी को ही ले लिया। ये तो बहुत गड़बड़ है। अरे, वह आदमी कौन है? आदित्य वर्मा स्कूल बहुत कम आते हैं। जब वो लैम्बोर्गिनी में दिखे तब भी कई छात्र आदित्य वर्मा को नहीं पहचान पाए और बहुत नाराज हुए। तुम उसे नहीं जानते, वह हमारे स्कूल में एक सेलिब्रिटी है। ये लड़का आदित्य वर्मा है। ये लड़का कभी कभार ही स्कूल आता है। यह आदमी अक्सर अपने साथ देवी देवताओं को लाता है। बेशक कुछ लोग आदित्य वर्मा को जानते हैं। तभी आदित्य वर्मा ने कार पार्क की और ये शियुन के साथ कार से बाहर निकले। एक खूबसूरत युवक हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए सीधे ये शियुन के पास आया। उसकी नज़रों में सिर्फ ये शियुन थी और उसने अपने बगल में खड़े आदित्य वर्मा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। ये टीचर, मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हैं? इस आदमी ने अपने हाथ में फूल ये शियुन को सौंप दिए और सीधे ये शियुन से कहा, स्वीकारोक्ति। जाहिर है यह आदमी सीधे ये शियुन से कबूल कर रहा था। ये शियुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस वक्त उससे अपनी गलती कबूल करेगा। ये शियुन के मुंह के कोने पर एक हल्का सा चाप सा उभर आया। उसने अपनी खूबसूरत आंखों में एक अर्थपूर्ण भाव लिए बगल में बैठे आदित्य वर्मा की ओर देखा। इस समय उसके बगल में बैठे आदित्य वर्मा भी स्तब्ध रह गए। इस आदमी ने स्पष्ट रूप से मुझे एक दिन के लिए भी गंभीरता से नहीं लिया और मेरे सामने ये शियुन के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। फूल बहुत सुंदर हैं, धन्यवाद सहपाठी। इस समय ये शियुन ने वास्तव में दूसरे पक्ष से फूल ले लिए और हल्के से कहा। ये दृश्य देखकर युवक बहुत प्रसन्न हुआ। शिक्षक, ये क्या आपने मुझसे वादा किया था? ये शियुन क्या कहने वाला था? माफ करना, उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। इसी समय बगल से एक आवाज आई, उसका पहले से ही एक प्रेमी है। आदित्य वर्मा की आवाज बगल से आई और युवक के कानों में पड़ी, लेकिन इससे उसके चेहरे के भाव बदल गए। तुम कौन हो? क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? सोंग वेई ने आदित्य वर्मा को ठंडी नजरों से देखा और गहरी आवाज में कहा, वह भी कुछ समय पहले ही मुंबई विश्वविद्यालय आया था और अपने सामने वाले लड़के को नहीं जानता था, लेकिन अपने सामने बैठी देवी को अच्छी तरह जानता था। मुंबई विश्वविद्यालय की सबसे प्रसिद्ध देवी, वह स्कूल में शिक्षिका भी हैं। उनका शरीर सुंदर है और स्वभाव भी अच्छा है। सोंग वेई को पहली नज़र में ही ये शियुन से प्यार हो गया और उन्होंने ये शियुन को पाने की कसम खा ली। दरअसल सोंग वेई ने भी ये शियुन के बारे में पूछताछ की और यहाँ तक कि उसके पिता से भी खास तौर पर पूछा। वह जानता था कि ये शियुन की पहचान बहुत अच्छी होनी चाहिए,
इसलिए सोंग वेई के लिए वह ये शियुन को पाने के लिए और भी दृढ़ हो गया। उसे पाने का दृढ़ संकल्प। हालांकि उसके पिता ने कहा कि वह इसे केवल सामान्य तरीकों से ही आगे बढ़ा सकता है। जब ये शियुन पहली बार यहाँ आया था तो मुंबई विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के उपाध्यक्ष ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों को दबाने और ये शियुन के खिलाफ साजिश रचने के लिए भी करना चाहा था। अंत में न केवल उसकी टोपी चली गई बल्कि उसे कैद भी कर लिया गया। अंत बहुत दुखद था। सोंग वेई को अन्य सहपाठियों से ये भी पता चला कि ये शियुन अक्सर एक स्पोर्ट्स कार में स्कूल आती थी, जिसके मालिक एक अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति थे जो ये शियुन का प्रेमी लगता था। लेकिन सोंग वेई को इसकी कोई परवाह नहीं। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है भी तो क्या, उसे जरा भी परवाह नहीं जब तक वो दूसरी पार्टी को पा सकता है। अभी अभी तो उसने सहज ही आदित्य वर्मा को देखा था पर अनदेखा कर दिया था। अब उसने गर्व भरी आंखों से आदित्य वर्मा को देखा। उसके पिता मुंबई में एक बड़े आदमी हैं और शहर प्रमुख के सचिव हैं। कौन अपने पिता को नज़रअंदाज करने की हिम्मत करेगा। सोंग वेई ने अपने सामने वाले लड़के को देखा। वह लगभग उसकी ही उम्र का था और उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से एक सुंदर लड़का था। सोंग वेई को अचानक मन ही मन बेचैनी हुई। तो क्या हुआ अगर वह सुंदर था। ये दुनिया ताकत पर टिकी है। हाँ, मैं उसका प्रेमी हूँ और हम पहले से ही साथ रहते हैं। आदित्य वर्मा ने सामने खड़े लड़के की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आदित्य वर्मा, आप क्या बात कर रहे हैं। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर उसके बगल में बैठी ये शियुन दंग रह गई और आदित्य वर्मा को घूरने लगी। क्या तुम बकवास नहीं कर रहे हो। क्या हम एक ही विला में रह रहे हैं। आदित्य वर्मा ने फिर शांति से कहा, मैं एक विला में रहता हूँ लेकिन ये शियुन कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन आदित्य वर्मा ने उसे बीच में ही रोक दिया। इतना ही, आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज में सीधे कहा। उसके बगल में बैठा सोंग वेई आदित्य वर्मा की बातें सुनकर बेहद नाराज हो गया। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी ये सुनकर उसे बहुत असहज महसूस हुआ। हालांकि ये शियुन वाकई सबसे खूबसूरत औरत है जिसे उसने अब तक देखा है। वह सचमुच उसके साथ सोना चाहता है, भले ही सिर्फ एक बार ही क्यों ना हो। सोंग वेई ने आदित्य वर्मा को ठंडेपन से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। लेकिन इसी वक्त आदित्य वर्मा की नज़र फिर से सामने सोंग वेई पर पड़ी। आदित्य वर्मा ने स्वाभाविक रूप से सोंग वेई के चेहरे पर हरियाली देखी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम यहाँ से निकल सकते हो, आदित्य वर्मा ने सीधे और शांत भाव से कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं बाहर निकल जाऊं? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? आदित्य वर्मा की बातें सुनकर सोंग वेई तुरंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आदित्य वर्मा को कठोर शब्दों में कहा। आदित्य वर्मा का चेहरा काला पड़ गया। आखिर उसे यह बेवकूफ़ हरा सिर कहाँ से मिला। देहात अगले ही पल आदित्य वर्मा ने सोंग वेई के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी, ध तेरी की। इस समय उनके आसपास के सभी लोग सामने के दृश्य को घूर रहे थे। उनके मुंह इतने बड़े थे कि वे सॉसेज भर सकें। बस उसे मारा। वाह, तुम बहुत बहादुर हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई सोंग वेई को मारने की। लगता है सोंग वेई का कोई बैकग्राउंड है। अब देखने के लिए कुछ अच्छा है। इसके तुरंत बाद फिर से शोरगुल की एक श्रृंखला सुनाई दी और वे अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। यहाँ से चले जाओ और यहाँ आंखों में खटकना बंद करो। आदित्य वर्मा की ठंडी आवाज फिर सुनाई दी। इस समय सोंग वेई पिटाई से पूरी तरह स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे मारने की हिम्मत करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम मौत की तलाश में हो। प्रिंसिपल की भी हिम्मत नहीं है मुझे मारने की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सोंग वेई ने अपना पीटा हुआ चेहरा छिपाया, आदित्य वर्मा की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, बचपन से उसके पिता ने भी उसे कभी नहीं पीटा था। वह अकेला था जो दूसरों को मारता था। अगले ही पल सोंग वेई फिर से आदित्य वर्मा की ओर मुड़ा। आदित्य वर्मा दौड़कर उसके पास गया और उस वार को रोकने की कोशिश करने लगा जो उसे अभी अभी लगा था। हालांकि सोंग वेई आदित्य वर्मा के सामने दौड़ पड़े। टकराना। आदित्य वर्मा ने सोंग वेई के पेट में सीधा लात मारी और सोंग वेई को दूर फेंक दिया। सोंग वेई को तुरंत लात लगी और वह चीख पड़ा। दुखी। ये सोंग वेई सचमुच दुखी है। ये बहुत बकवास है। इस समय आदित्य वर्मा की आवाज बेहोश हो गई और यहाँ तक कि उनकी अभिव्यक्ति में भी ज्यादा बदलाव नहीं आया, जैसे कि सोंग वेई उनकी आंखों में चींटी की तरह थे।
सोंग वेई बहुत शर्मिंदा होकर अपना पेट पकड़े हुए जमीन पर लेट गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अपने पिता से कहना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल तुम्हें नौकरी से निकाल दें। मैं चाहता हूँ कि तुम घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगो। सोंग वेई की आंखें लाल थीं और उन्होंने दर्द सहन किया और आदित्य वर्मा से कड़वाहट से कहा, हे। जब आदित्य वर्मा ने सोंग वेई की बातें सुनी तो वह तिरस्कारपूर्वक हंस पड़े। प्रिंसिपल से कहो कि मुझे निकाल दे। क्या उसकी हिम्मत है? आदित्य वर्मा ने गर्व से कहा। जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज निकली, सभी फिर चौंक गए। कितना अजीब है, असल में प्रिंसिपल भी इस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन इस समय आसपास की भीड़ ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। सब लोग उधर देखो, ये प्रिंसिपल और अन्य लोग हैं। हे भगवान, यहाँ उप प्रधानाचार्य, निदेशक और अन्य लोग भी हैं। आज क्या हुआ? वे सब क्यों आए? क्या चल रहा है? इस समय सबकी नज़रें एक ही दिशा में थीं और उन्होंने स्कूल के गेट की ओर सीधे चलते हुए कुछ लोगों को देखा। इनमें से ज़्यादातर लोग अधेड़ उम्र के पुरुष थे, जिन्होंने सूट, चमड़े के जूते या सीधे भूमध्यसागरीय बाल पहने हुए थे। चाहे उनके बाल पीछे की ओर खींचे हुए हों या सीधे भूमध्यसागरीय बाल, वे मोटे पेट, मोटे सिर, बड़े कान और चमकदार चेहरे वाले नहीं लग रहे थे। उनमें एक दबंग स्वभाव था, और जो लोग दिखाई दिए वे स्पष्ट रूप से मुंबई विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी थे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डीन, निदेशक आदि सभी सूचीबद्ध थे। मुंबई विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ये सभी लोग मुंबई विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी थे। शेनलोंग ने देखा कि बड़े लोग पहले कभी नहीं देखे गए थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे सभी इस समय प्रकट होंगे। भीड़ में 20 या 30 लोग थे और वे सभी तैयार और गंभीर दिख रहे थे। एक पल के लिए तो सब सोच में पड़ गए कि आखिर हुआ क्या। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। जल्द ही वे लोग स्कूल के गेट पर पहुंच गए, जो आदित्य वर्मा से ज्यादा दूर नहीं था। अगले ही पल उनकी नज़र आदित्य वर्मा पर भी पड़ी। आखिरकार आदित्य वर्मा की कार तो बहुत ही खास थी। ये किसकी कार है? जल्दी से किनारे हटो। नेता जियांग विश्वविद्यालय के अध्यक्ष लीली ने इस समय भीड़ से सीधे बात की और फिर उन्होंने ये शियुन को यहाँ देखा। टीचर, ये आप भी यहाँ हैं। ठीक समय पर मेरे साथ ऊपर बॉस से मिलने आइए। टीचर, ये आप बहुत सुंदर हैं। ये तो बस एक शिष्टाचार है। ली ने सीधे ये शियुन से बात की और कहा कि उन्हें अभी अभी एक ज़रूरी सूचना मिली है कि ऊपर से कोई नीचे आ रहा है और उन्होंने उन्हें उच्चतम स्तर के विशेष स्वागत की तैयारी करने को कहा है। ये खबर सुनते ही लीली का पूरा शरीर उत्साह से भर गया। मैं स्तब्ध रह गया। उच्चतम स्तर का स्वागत पर्याप्त नहीं है, भले ही आप शहर के केंद्र से आएं। कैसा बॉस आ रहा है? एक पल के लिए लीली को बेहद सदमा लगा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बहुत ही कम समय में स्कूल के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को चिंतित कर दिया। फिर वे जल्दी से यहाँ आए और उसका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने की तैयारी की। तभी लीली की आंखें चमक उठीं जब उसने ये शियुन को देखा, जो लंबी थी और चियोंगसम पहने हुए थी। उसने तुरंत सोचा कि ये शियुन को अपने साथ दरवाजे तक आने को कहे ताकि वह ग्राहक सेवा का शिष्टाचार निभा सके या कुछ और। ऊपर वाले बॉस से मिलिए। ये शियुन ने लीली की बातें सुनी तो उसकी भौहें अचानक तन गईं और उसने शिष्टाचारवश उसे अपने साथ चलने को कहा। ये किसकी तरह लग रही है? ये शियुन को अचानक थोड़ा दुख महसूस हुआ। हालांकि ये शियुन ने प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की। प्रिंसिपल ली सोंग वेई की आवाज़ फिर से ज़मीन के एक तरफ से आई। आवाज़ थोड़ी कमज़ोर थी, पर मानो किसी रक्षक को देख लिया हो। जब ली ने आवाज़ सुनी तो उसने देखा कि सोंग वेई अपना पेट पकड़े हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। अरे, क्या ये सोंग वेई नहीं है? तुम जमीन पर घुटने क्यों टेके बैठे हो? तुम्हारे पिताजी रास्ते में हैं। लीली चौंक गए और फिर सीधे बोले, नहीं प्रिंसिपल ली, ये वही आदमी है। उसने मुझे मारा और लात मारी। आपको उसे निकाल देना चाहिए। सोंग वेई टोंक शर्मा गया और आदित्य वर्मा की ओर इशारा करते हुए गुस्से से बोला। सोंग वेई की बातें सुनकर लीली तुरंत भौंचक के रह गए और फिर उनकी नज़र सीधे आदित्य वर्मा पर पड़ी। क्या तुमने इसे मारा? ली ने आदित्य वर्मा से सीधे ठंडे स्वर में पूछा। ये सोंग वेई नगर प्रमुख का सचिव है। वह बाद में नगर प्रमुख के साथ आ सकता है। उसके बेटे को वास्तव में इसी स्कूल में पीटा गया था और वह सबसे ज्यादा जियांग था। अगर बड़ा प्रिंसिपल इस समस्या का समाधान भी नहीं कर सकता तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को नाराज करेगा। क्या वह व्यर्थ में प्रिंसिपल नहीं है?
तो क्या हुआ अगर यह मैं हूँ? जब आदित्य वर्मा ने लीली की आवाज़ सुनी तो वह फिर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए और हल्के से बोले, वाह, यह आदमी कितना बहादुर है। उसे आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? क्या उसे नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं है? ये प्रिंसिपल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? आसपास मौजूद लोगों ने जब आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो वे फिर से भड़क उठे। उन्हें लगा कि उनके सामने जो आदित्य वर्मा है वह वाकई पागल है और प्रिंसिपल से इस लहजे में बात करने की हिम्मत कर रहा है। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर लीली का चेहरा फिर ठंडा पड़ गया। उससे माफ़ी मांगो, अगर तुम उसे माफ़ नहीं करवा सकते तो बस निष्कासित होने का इंतज़ार करो। लीली ने पुनः गहरी आवाज़ में आदित्य वर्मा से कहा, हाँ, सुना, घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफ़ी मांगो। मुझे 2 थप्पड़ मार दो ताकि मेरा गुस्सा दूर हो जाए। शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, वरना बस बाहर निकाले जाने का इंतज़ार करो। लीली की बातें सुनने के बाद सोंग वेई अचानक फिर से हंस पड़ा। प्रिंसिपल ली, यह एक गलतफहमी है। इस समय उसके बगल में बैठी ये शियुन ने यह सुना और गहरी आवाज़ में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी बात इस हद तक बढ़ जाएगी, और यह सब उसकी अपनी वजह से हुआ, सिर्फ इसलिए कि दूसरे पक्ष ने उसे कन्फेस दिया। टीचर, ये कोई बात नहीं, किसी को मारना गलत है। हालांकि वह आपका दोस्त है, इस मामले पर कोई चर्चा नहीं। ली ने तुरंत ये शियुन की ओर फिर से देखा। वह जानता था कि ये शियुन अपने सामने वाले युवक को जानता है। वह अक्सर कॉलेज के फोरम में जाता था और जानता था कि ये शियुन अक्सर स्पोर्ट्स कार से स्कूल आती थी। हालांकि ये शियुन की पृष्ठभूमि और ताकत भी बहुत मजबूत थी। वह मैजिक सिटी में थी और मुंबई का प्रबंधन करना आसान नहीं था। हालांकि उसके सामने सोंग वेई के पिता मुंबई के मेयर के सचिव थे। ली जानता था कि उसे क्या चुनना चाहिए। जल्दी करो और सोंग वेई से माफ़ी मांगो। सबका समय बर्बाद मत करो, वरना मैं तुम्हें सीधे नौकरी से निकाल दूंगा। ली ने सख्त आवाज़ में आदित्य वर्मा से कहा, हाँ, माफ़ करना, मैंने अपना इरादा बदल दिया। जब तक तुम घुटने टेककर मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे, मुझे 2 थप्पड़ मारने दो और फिर अपनी लैम्बोर्गिनी वेनेटो मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। न सिर्फ तुम्हें देश निकाला मिलेगा, बल्कि पूरी मुंबई में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इस समय सोंग वेई ने फिर से गर्व से कहा, और वह वास्तव में आदित्य वर्मा की स्पोर्ट्स कार फिर से लेना चाहता था, और वह ये भी सुनिश्चित करना चाहता था कि आदित्य वर्मा इसे न लाए। ये तो पहले से ही एक खुला खतरा है। आदित्य वर्मा चुपचाप अपने सामने का दृश्य देख रहे थे, और जब उन्होंने लीली और सोंग वेई की बातें सुनी तो उनके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। लेकिन एक क्षण में ही आदित्य वर्मा के मुंह के कोने पर एक हल्की सी चाप उभर आई। हे, आप किस पर हंस रहे हो? ली ने आदित्य वर्मा की मुस्कान देखी, लेकिन उसकी भौहें फिर सिकुड़ गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं माफ़ी मांगूं? क्या आप वाकई मुझे निष्कासित करना चाहते हैं? आदित्य वर्मा ने फिर हल्के से निर्भीक भाव से कहा। लीली, जिसने ये दृश्य देखा, अपने दिल में फिर से कांपने से खुद को नहीं रोक सका और थोड़ा अलग महसूस किया। क्या हो सकता है कि सामने वाले की कोई खास पृष्ठभूमि हो? जो आदमी लैम्बोर्गिनी वेनेनो खरीद सकता है, उसकी पृष्ठभूमि ज़रूर अच्छी होगी और वह बहुत अमीर भी होगा। लेकिन अमीर होना क्या बात है? इस दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ है ताकत और रुतबा। प्रिंसिपल, मेयर आ रहे हैं। लेकिन तभी लीली के कानों में फिर से बगल से एक आवाज़ आई। यह उसके बगल में बैठे एक उपप्राचार्य की याद दिलाने वाली आवाज़ थी और लीली का चेहरा अचानक बदल गया। हाँ, मेयर साहब आ रहे हैं और जल्द ही यहाँ आएंगे। फिर भी वे यहाँ बकवास क्यों कर रहे हैं? लीली ने आदित्य वर्मा को एक और भयंकर रूप दिया। उससे माफ़ी मांगो, वरना उसे मेरे पास आने के बाद तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लीली ने फिर सख्ती से कहा और फिर सीधे स्कूल के गेट पर जाकर मेयर के स्वागत की तैयारी करने लगे। उनके पीछे पीछे उपप्रधान, डीन, निदेशक और अन्य लोग भी जल्दी जल्दी उनके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर बाद पूरा जियांगा हिल गया। कई छात्रों ने भी यह खबर सुनी कि जियांगा में एक बड़ा नाम आने वाला है। जियांगा के वरिष्ठ अधिकारी उनका स्वागत करने निकल पड़े। जियांगा में कौन सा बड़ा आदमी आ रहा था? कुछ देर के लिए सभी लोग भ्रमित और उत्सुक हो गए और वे सब देखने के लिए स्कूल के गेट पर चले गए। जियांगा में एक बड़ा शख्स आ रहा है। क्षण भर में ये खबर तेजी से फैल गई और मुंबई विश्वविद्यालय के सभी कोनों से लोग गेट की ओर जमा हो गए।
कुछ ही देर में गेट लोगों से भर गया। चूंकि शहर की राजधानी आने ही वाली थी, प्रिंसिपल ली को अब आदित्य वर्मा और सोंग वेई की कोई परवाह नहीं थी। वह सीधे रिसेप्शन की तैयारी के लिए दरवाजे पर गए। उन्होंने आदित्य वर्मा से बस कुछ कहा और आदित्य वर्मा से कहा कि वह सोंग वेई से माफ़ी मांग ले, दूसरे पक्ष से माफ़ी मांग ले, वरना आदित्य वर्मा के पास नौकरी से निकाले जाने का इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। ये पहले से ही ची गुओंगुओ के लिए खतरा है। क्या यह आदमी मुसीबत में पड़ने वाला है? क्या वह सोंग वेई से माफ़ी मांगेगा? प्रिंसिपल पहले ही बोल चुके हैं, उसे सोंग वेई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, अब ये बेहतर है। कई लोगों की नज़रें फिर से आदित्य वर्मा पर पड़ीं। उनकी राय में आदित्य वर्मा को घुटने टेक कर माफ़ी मांगनी पड़ सकती है और स्पोर्ट्स कार सोंग वेई को देनी पड़ सकती है, वरना न सिर्फ उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बल्कि मुझे डर है कि मैं मुंबई में जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। क्या तुमने सुना? घुटने टेको और मुझसे माफ़ी मांगो। तभी सोंग वेई ने चेहरे पर एक क्रूर भाव लिए आदित्य वर्मा से फिर सख्ती से कहा। अभी अभी उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया था और अब वह अपनी जगह वापस पाना चाहता था। हालांकि जब आदित्य वर्मा ने सोंग वेई की बातें सुनी तो उन्होंने अपनी आंखों में तीखी नज़र के साथ सोंग वेई को फिर से देखा। सोंग वेई की आंखों में बस एक नज़र पड़ी। सोंग वेई को आदित्य वर्मा की आंखों से नर्क जैसा भयानक दृश्य दिखाई दे रहा था। अगले ही पल सोंग वेई फिर चीखा और ज़मीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर दहशत के भाव उभर आए और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। भूत, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, सोंग वेई बोलता रहा, मानो वह स्तब्ध हो गया हो। सोंग वेई को क्या हुआ? क्या हो रहा है? फिर सोंग वेई अचानक पागल क्यों हो गया? वह बहुत डरा हुआ लग रहा है। सब लोग देखो। फिर सोंग वेई गीला क्यों है? भाड़ में जाओ, मैंने पेशाब कर दिया। सोंग वेई ने सचमुच पेशाब कर दिया। जब आसपास के जियांग विश्वविद्यालय के छात्रों ने ये दृश्य देखा तो वे फिर से शोर मचाने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने देखा कि सोंग वेई की पैंट पूरी गीली थी। वह स्पष्ट रूप से पेशाब करने के बिंदु तक भयभीत था और वे थोड़ा चकित महसूस कर रहे थे क्योंकि उनकी आंखों में कि आदित्य वर्मा भी नहीं हिला। सोंग वेई ऐसा क्यों हो गया? ये वास्तव में अजीब है। आदित्य वर्मा ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ शांति से अपने सामने के दृश्य को देखा। यह आदित्य वर्मा द्वारा इस्तेमाल की गई एक छोटी सी चाल थी। बेशक आदित्य वर्मा सीधे सोंग वेई को भी मार सकता था, लेकिन आदित्य वर्मा एक हत्यारा व्यक्ति नहीं था, और हालांकि सोंग वेई ने उसे नाराज किया था, वह मरने के लिए पर्याप्त दोषी नहीं था। उसके बगल में दो खूबसूरत आंखें इस दृश्य को घूर रही थीं और फिर आदित्य वर्मा की ओर देख रही थीं। उनकी आंखों में एक अबूझ अर्थ था। ये शियुन जानती थी कि यह उसके सामने वाला लड़का ही होगा। अगले ही पल सोंग वेई फिर से जाग उठा और उसके सामने का भयानक दृश्य गायब हो गया। वह जमीन पर बैठा था, उसके नितंब गीले थे और उसे चारों ओर से उपहास भरी निगाहों ने घेर रखा था। ये कैसे हो सकता है? सोंग वेई अचानक डर के मारे फिर से चीख पड़ा। वह इतना डर गया कि उसके मुंह से पेशाब निकल गया। इतने सारे लोगों के सामने ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक पल के लिए सोंग वेई को लगा कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। बेशर्म, इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से उदास था। क्या यह आप हैं? क्या यह आप हैं? सोंग वेई ने आदित्य वर्मा की ओर इशारा करते हुए भयभीत होकर कहा। उसे लगा कि इसके लिए सामने वाला व्यक्ति ही जिम्मेदार होगा। आप क्या सोचते हैं? आदित्य वर्मा ने बिना इनकार किए शांति से कहा, लेकिन जब ये बात सोंग वेई के कानों में पड़ी तो उन्हें बहुत धक्का लगा। तुम मौत की तलाश में हो? जरा रुको, मेरे पिताजी आ रहे हैं। सोंग वेई ने आदित्य वर्मा से फिर कहा, उठा और अपनी जांघों को पैरों के बीच दबाकर भाग गया। उसकी पैंट भीग गई थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह इतना शर्मिंदा था कि अब और रुक नहीं सकता था, भले ही उसका मुंह बेडरूम की तरफ ही क्यों न हो। मैं कपड़े बदलने की दिशा में भागा। उसके पिता जल्द ही आ रहे हैं और शहर के नेता के साथ मिलकर उसे अपने पिता को इस मामले के बारे में बताना होगा और अपने पिता से उसके लिए खड़े होने का अनुरोध करना होगा। सब लोग एक तरफ हट जाओ, रास्ते से अलग हटें, रास्ते से अलग हटें। स्कूल के सुरक्षा गार्ड भी सक्रिय हो गए और घटनास्थल पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गेट के पास घेरा बनाना शुरू कर दिया। स्कूल के गेट पर चौक में एक अस्थायी मंच बनाया गया है और उसकी गति सामान्य नहीं है। ली और बाकी लोग दरवाजे पर एक पंक्ति में खड़े थे।
लीली सबसे आगे खड़े थे और उनके बगल में उपप्राचार्य, डीन वगैरह अधिकार के उच्च पद के अनुसार क्रम से खड़े थे, मुस्कुराने और तैयार रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और जियांगा के आसपास की सड़कों पर कई यातायात पुलिसकर्मी यातायात को नियंत्रित करने लगे। हर 50 मीटर पर सुरक्षा गार्ड तैनात करें। यहाँ तक कि सादे कपड़े और चप्पल पहने हुए कुछ लोग भी हैं, जो समाज में दूसरे दर्जे के लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भीड़ के बीच सादे कपड़ों को छिपाने की व्यवस्था की जाती है। अंततः समय बीतते बीतते 10 मिनट से अधिक समय बीत गया। पुलिस की कई और गाड़ियां वहां आ पहुंची। सबसे आगे वाली पुलिस गाड़ी से एक अधेड़ उम्र का, मोटी तोंद वाला आदमी उतरा, लेकिन उसने वर्दी पहन रखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े अधिकारी जैसा रौब जमा रहा हो। मुंबई पुलिस स्टेशन के प्रमुख और नामात्र के उप प्रमुखों में से एक संजय रेड्डी सबसे पहले पहुंचे। जब लीली और अन्य लोगों ने संजय रेड्डी को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। राजा प्रभारी है, राजा प्रभारी है। लीली और अन्य लोगों ने संजय रेड्डी को सीधे आदरपूर्वक पुकारा। संजय रेड्डी ने लीली और अन्य लोगों की ओर देखा और थोड़ा सा सिर हिलाया। प्रिंसिपल ली, बहुत समय हो गया मुलाकात। संजय रेड्डी में जरा भी अहंकार नहीं था और चेहरे पर मुस्कान लिए उन्होंने सीधे लीली से बात की। चीफ वांग, मेयर क्यों नहीं आए? लीली ने फिर पूछा। उसे जो खबर मिली थी उसमें बताया गया था कि नगर प्रमुख स्वयं आएंगे, लेकिन इस समय संजय रेड्डी पहले आ गए थे, इसलिए शियान स्पष्ट रूप से पूछना चाहता था। लॉर्ड मेयर जल्द ही यहाँ आएंगे, इसमें कुछ मिनट लगेंगे। क्यों न मैं पहले आपको एक झलक दिखा दूं? संजय रेड्डी ने हल्के से कहा। चीफ वांग, क्या आप जानते हैं कि विशिष्ट स्थिति क्या है? क्या आप थोड़ा और बता सकते हैं? शहर प्रमुख अचानक जियांग विश्वविद्यालय क्यों आना चाहते थे? लीली को संदेह हुआ और उन्होंने पुनः पूछा। हालांकि लीली की बातें सुनने के बाद संजय रेड्डी मंद मंद मुस्कुराए। केवल शहर प्रमुख ही नहीं है जो नीचे आना चाहते हैं, बल्कि उच्च पदस्थ लोग भी नीचे आना चाहते हैं। संजय रेड्डी को असल में नहीं पता था कि मामला क्या था, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि इस बार ये एक बड़ी घटना लग रही थी। वरना जिंगहुआ के सारे बड़े लोग यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होते। क्या ऊपर से लोग नीचे आ रहे हैं? संजय रेड्डी की बातें सुनकर लीली फिर से चौंक गए। एक छोटा सा मुंबई विश्वविद्यालय ऊपर बैठे बड़े बड़े अधिकारियों को कैसे आकर्षित कर सकता है? सामने से तो कोई खबर ही नहीं थी, है ना? क्या हो रहा है? संजय रेड्डी की बातें सुनकर लीली का दिल फिर से भारी हो गया और वह अचानक भ्रमित हो गया। लीली खुद को रोक नहीं पाए और संजय रेड्डी की ओर फिर से देखने लगे और दोबारा पूछने ही वाले थे। संजय रेड्डी ने शांतिपूर्वक कहा, मुझे विस्तार से नहीं पता, लेकिन फिर भी यह अच्छी बात है। आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी मशहूर होने वाली है। लगता है कोई बड़ा नाम पैदा होने वाला है। संजय रेड्डी की बातें सुनकर लीली को गहरा सदमा लगा। क्या जियांग यूनिवर्सिटी में कोई बड़ा धमाका होने वाला है? उसे पता क्यों नहीं चला? बड़ा आदमी कौन है ये? लीली भी थोड़ा उलझन में थी। क्या ये सब अपने स्कूल के किसी बच्चे के लिए यहाँ हैं? एक पल के लिए लीली का दिल संदेह से भर गया। बस इंतजार करो, इसमें कुछ मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये जल्द ही आ रहा है। इस समय संजय रेड्डी ने फिर से सीधे कहा और फिर लीली के बगल में खड़े होकर इंतजार किया। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उनके हृदय एकाग्रता से भर गए और उनकी आंखें पुनः दूर तक देखने लगी, आशा और प्रतीक्षा में। बस 2 मिनट बाद मुझे बस एक काफिला दिखाई दिया। सबसे आगे एक घुड़सवार पुलिस अधिकारी था, फिर एक काले लाल झंडे वाली कार थी और बीच में एक कोस्ट कार थी। कुल मिलाकर 7-8 गाड़ियां थीं। ये संरचना इतनी बड़ी नहीं है। मोटरसाइकिलों का काफिला बड़े ही जोरदार तरीके से सबके सामने आया, इस ओर बढ़ता हुआ, दूर से आता हुआ, और क्षण भर में ही वह सबके सामने था। जब सभी ने इस काफिले को देखा तो वे पुनः चौंक गए। क्योंकि ये कारें साधारण नहीं हैं, इसलिए इनकी लाइसेंस प्लेटें भी बहुत प्रभावशाली हैं और दरवाजों के दोनों ओर कुछ विशेष चिन्ह भी लगे हैं। अगले ही क्षण काफिला सीधा रुक गया। फिर इन कारों से एक के बाद एक लोग बाहर निकले। सभी फटेहाल सूट पहने हुए थे, असाधारण स्वभाव के थे और उनमें से कुछ के हाथ में ब्रीफकेस थे। इसके तुरंत बाद कोई व्यक्ति कोस्टर से उतर गया। जो लोग नीचे आए थे वे पुरुष और महिला दोनों थे और वे मूल रूप से 40 या 50 वर्ष की आयु के थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत उत्कृष्ट था और पहली नज़र में उनमें एक बड़े बॉस की आभा थी।
उनमें एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने पतलून, चमड़े के जूते और सफ़ेद कमीज पहनी हुई थी। उसके बाल थोड़े सफ़ेद थे, उसका शरीर थोड़ा पतला था, उसका चेहरा चौकोर था और उसकी आंखों में एक समझदारी भरी नज़र थी। जैसे ही वह सामने आया, सबका दिल फिर से उसकी ओर खींच गया। यह एक झटका था। ये लियू हेनचेंग है। अरे बाप रे! इस समय भीड़ में कुछ धीमी सी चर्चाएं हो रही थीं। किसी ने इस अधेड़ उम्र के आदमी को सीधे पहचान लिया। यह मुंबई का नंबर 1 बॉस लियू हानचेंग था। बेशक यहाँ का बॉस चेन परिवार का मुखिया नहीं था, वह एक साधु था। कितना बड़ा युद्ध है। संक्षेप में कहें तो ये सब मुंबई के बड़े लोग हैं। जो लोग आम दिनों में कम ही नजर आते हैं, वो सब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ये लड़ाई कोई बड़ी नहीं है। जब संजय रेड्डी, लिली और अन्य लोगों ने लियू हानचेंग को देखा तो वे तुरंत उसके पास आए और कॉस्टर के पास आ गए। लियू हानचेंग ने सिर हिलाया, सभी की ओर देखा और तुरंत लिली पर गिर पड़े। आप मुंबई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, है ना? लियू हानचेंग ने लीली से कहा कि वह लिली को नहीं जानते थे और उन्होंने सप्ताह के दिनों में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यहाँ आने से पहले उन्होंने विशेष रूप से लिली की तस्वीरों की खोज की थी। जियांग विश्वविद्यालय से एक बड़ा नाम सामने आया है। प्रिंसिपल लिली स्वाभाविक रूप से इसका फ़ायदा उठाएंगे और जल्द ही उनकी फिर से पदोन्नति हो सकती है। मैं लिली हूँ, मुंबई विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। मैं मेयर लियू का हमारे स्कूल में आकर हमारे काम का निरीक्षण करने के लिए स्वागत करता हूँ। लिली ने तुरंत कहा। उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा था और साथ ही आश्चर्यजनक रूप से घबराहट भी हो रही थी। हाँ, घबराओ मत, बस आराम करो। आज हम यहाँ किसी काम का निरीक्षण करने नहीं आए हैं। कृपया प्रतीक्षा करें। मैंने लियू हानचेंग को फिर से हंसते हुए सुना और बिना किसी दिखावे के एक सौम्य नज़र से शांति से कहा, इंतज़ार, अब भी इंतज़ार। लियू हानचेंग के शब्दों को सुनकर लिली फिर से ठिठक गए, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी कुछ संदेह थे, लेकिन वह कुछ पूछ नहीं सके। अब तो असली मालिक आना ही चाहिए, है न? 2 मिनट बाद फिर अचानक सड़क पर फिर से कुछ काफिले दिखाई दिए। वे हरी गाड़ियां गैरिसन की गाड़ियां थीं। जब सभी ने इस काफिले को देखा तो वे अचानक चौंक गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उन लाइसेंस प्लेटों को देखो। हिस! उनके आसपास के लोगों के मुंह से अचानक चौंकाने वाली आवाज़ें निकलने लगीं और उनके मुंह से सांस लेने के लिए हौंफने की आवाज़ें आती रहीं और उनकी आंखों में अतुलनीय आश्चर्य देखा जा सकता था। इस काफिले में सिर्फ 5-6 गाड़ियां हैं, लेकिन कोई अपवाद नहीं है। नंबर प्लेट से पता चलता है कि इन गाड़ियों में किस तरह के बॉस बैठे हैं। अगले ही पल ये कारें सीधे मुंबई विश्वविद्यालय के सामने चौक पर आकर रुक गईं। कार का दरवाज़ा खुला और कुछ अधेड़ उम्र के सैनिक, जो सेना की वर्दी पहने हुए थे, बाहर निकले। वे सभी हटे कट्टे और राजसी आभा से भरे हुए थे। नेता स्पष्टतः राजवीर सिंह थे, उनके बाद ली दाओरूपी, क्यूई लियानशान और अन्य थे। इस समय उनके चेहरों पर अनियंत्रित उत्साह का भाव था। उन्हें पता था कि क्या होने वाला है और उनके आने से पहले ही उन्हें खबर मिल गई थी। जब राजवीर सिंह और बाकी लोग आए तो लियू हानचेंग अभी भी एक कदम पीछे था। यही असली बॉस था और एक ताकतवर आदमी। क्या वह दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना का गैरिसन कमांडर है? हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना का गैरिसन कमांडर भी आएगा। और डिप्टी गैरिसन कमांडर इत्यादि। अरे, आज तो सचमुच आंखें खोलने वाली बात है। वे सभी बड़े लोग हैं। आसपास के लोगों, विशेष रूप से जियांगा के छात्रों ने इस समय इतना बड़ा दृश्य देखा और वे फिर से बेहद हैरान होकर आवाज़ें निकालने लगे। इस समय ये वास्तव में बड़े लोगों का जमावड़ा था। उन्होंने इतने बड़े लोगों को कब देखा? राजवीर सिंह ने निर्मित मंच पर नज़र डाली और फिर वांग हानचेंग और अन्य लोगों पर नज़र डाली। गैरिसन कमांडर, क्या हो रहा है? इस बार जिंगहुआ से कौन आ रहा है? इस समय वांग हानचेंग ने राजवीर सिंह से फिर पूछा। उन्हें ही अभी खबर मिली थी कि जिंगहुआ से कोई बड़ा आदमी आ रहा है और उन्होंने उसे स्वागत समारोह की तैयारी करने को कहा था। पता मुंबई विश्वविद्यालय का था, लेकिन वांग हानचेंग को पता नहीं था कि किसका और क्यों स्वागत होने वाला है। इस समय वह खुद को पूछे बिना नहीं रह सके। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन क्यों? रुको, तुम्हें एक पल में पता चल जाएगा, राजवीर सिंह ने फिर धीरे से कहा। जब ली और अन्य लोगों ने ये सुना तो वे फिर से चौंक गए। अब भी इंतजार, मुख्य व्यक्ति अभी तक नहीं आया।
और जिसने राजवीर सिंह को इंतज़ार करवाया उसकी भी क्या पहचान होगी? क्या अब भी इंतज़ार करना पड़ेगा? कोई और आ रहा है। जब राजवीर सिंह ने बोलना समाप्त किया तो सभी लोग अभी भी अत्यंत स्तब्ध थे। इस समय भी असली मालिक अभी तक नहीं आया है। सभी ने फिर देखा कि राजवीर सिंह और दक्षिण पश्चिम गार्ड के लोगों का एक समूह लियू हानचेंग और अन्य लोगों के बगल में खड़ा था, उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। राजवीर सिंह ने भी भीड़ पर नजर डाली। हालांकि भीड़ थी, फिर भी उसे भीड़ में एक अलग थलग सा व्यक्ति दिखाई दिया। आदित्य वर्मा ने स्वाभाविक रूप से ये दृश्य देखा और राजवीर सिंह ने भी। आदित्य वर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर सिंह यहाँ क्या कर रहे हैं। वह भीड़ में खड़े थे, अपनी आभा को नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन उनका रूप अद्भुत था। जब उन्होंने राजवीर सिंह को अपनी ओर देखते देखा तो उन्हें खुद पर ही मुस्कुराहट आ गई। इसका अर्थ क्या है? आदित्य वर्मा थोड़ा उलझन में थे। शायद वो उनसे मिलने नहीं आए होंगे, है ना? अगर वह उसे ढूंढ रहा था तो राजवीर सिंह को इस समय उसके ठीक सामने होना चाहिए था। परिणामस्वरूप आदित्य वर्मा ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और चुपचाप भीड़ के बीच खड़े होकर तमाशा देखते रहे। मुंबई विश्वविद्यालय के गेट के पास चौक पर बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए और उनके आसपास के छात्र बेहद हैरान रह गए। ठीक उसी समय जब हर कोई इंतजार कर रहा था, बगल के एक कोने में सोंग वेई फिर से आ गया। उसने नए कपड़े और पैंट पहन लिए थे। हालांकि इस समय सोंग वेई का चेहरा पहले से ही लाल और सूजा हुआ था। यह आदित्य वर्मा के पिछले हमले की वजह से हुआ था। क्या तुमने बड़े बॉस को नीचे आते नहीं देखा? अगर तुम उत्साह देखना चाहते हो तो किनारे चले जाओ। सोंग वेई आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया, जिसने सोंग वेई से कहा, मेयर लियू के बगल वाला आदमी मेरे पिता हैं, मुझे आने दो। सोंग वेई ने फिर सीधे सुरक्षा गार्ड से कहा। सोंग वेई की बातें सुनकर सुरक्षा गार्ड दंग रह गया। क्या तुम्हारे पिता? मैं वहां जाने का कोई बेहतर कारण ढूंढना चाहता हूं। सुरक्षा गार्ड को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सीधे सोंग वेई से फिर कहा। सोंग वेई अवाक रह गया, वह आदमी वास्तव में उसका पिता था। पापा! जब सोंग वेई ने यह दृश्य देखा तो वह फिर से सीधे सामने की ओर चिल्लाया। उसकी आवाज काफी तेज थी। एक पल के लिए उसके सामने खड़े सभी लोग घूम गए। वांग हानचेंग, लीली और बाकी सभी ने भौहें सिकुड़ी और सोंग वेई की ओर नाराजगी भरी आंखों से देखा। ये बच्चा कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये लोग अब बिग बॉस के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं? उस भूत का क्या नाम है जो हवा और आग में कांप रहा है? इस समय वांग हानचेंग के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी ब्रीफकेस पकड़े खड़ा था। वह वांग हानचेंग का अनुयायी लग रहा था। सोंग वेई की आवाज़ सुनते ही उसने तुरंत सोंग वेई को देखा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। और यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से सोंग वेई के पिता सोंग रेंजी हैं। सोंग रेंजी सोंग वेई पर ध्यान नहीं देना चाहता था। ये बिग बॉस के स्वागत का एक महत्वपूर्ण क्षण था। वह अभी भी उसे सिटी चीफ लियू और नी जेन जेन जैसे कई बड़े बॉसों के सामने बुला रहा था। उसकी आंखों में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। वह अपने आसपास के लोगों को नहीं देख पा रहा था। चीफ लियू और बाकी लोगों के हाव भाव बदल गए। सोंग रेंजी ने सोंग वेई को देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। पिताजी। हालांकि जब सोंग वेई ने यह दृश्य देखा तो वह उत्साहित होकर सोंग रेंजी को चिल्लाया। सोंग वेई की आवाज़ फिर से सुनते ही सोंग रेंजी का चेहरा काला पड़ गया। क्या ये घोटाला नहीं है? सोंग रेंजी अवाक रह गया और तुरंत लियू हानचेंग के पास आया और लियू हानचेंग से धीरे से निर्देश मांगा। चीफ लियू, मैं वहां जाकर तुरंत आऊंगा। जल्दी करो, लियू हानचेंग ने सीधे कहा, पहले से ही थोड़ा दुखी। अचानक सोंग रेंजी फिर से सोंग वेई के सामने आ गया। सोंग रेंजी ने तुरंत सोंग वेई को सूजे हुए चेहरे के साथ देखा और उसके चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। क्या तुम इतने मूर्ख हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं और शहर प्रमुख बॉस का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे चेहरे पर क्या चल रहा है? सोंग रेंजी ने सीधे सोंग वेई को डांटा। पिताजी, आपको बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। मुझे पीटा गया था। सोंग वेई ने तुरंत सोंग रेंजी से कहा, बहुत दुखी लग रहा था। क्या तुम्हें मारने की हिम्मत किसने की? क्या तुम नहीं जानते कि तुम मैं हो? सोंग वेई की चीख सुनकर सोंग रेंजी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने गहरी आवाज में कहा, क्या ये बच्चा अक्सर दूसरों को यूं ही नहीं मारता? क्या आज तुम्हें पीटा गया? पिताजी, मैंने आपको बताया था।
उस लड़के ने आपको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, सोंग वेई ने सीधे कहा। सोंग वेई के शब्द सुनकर सोंग रेंजी की अभिव्यक्ति अचानक फिर से कठोर हो गई और फिर उसने आगे कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा, लेकिन थोड़ी देर रुको, तब तक रुको जब तक मैं और मेयर और बाकी लोग ऊपर से आए बड़े बॉस का स्वागत नहीं कर लेते। तुम किनारे जाकर इंतजार कर सकते हो। इतना कहकर सोंग रेंजी मुने और लियू हानचेंग वगैरह के पास लौट आए। जहां तक उनके बेटे की पिटाई की बात है तो उनके लिए यह वाकई एक मामूली बात थी। जब सोंग वेई ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह खुश हो गया और फिर वह सीधे किनारे पर चला गया और वहीं खड़ा होकर इंतजार करने लगा। सोंग वेई ने भी भीड़ को देखा और उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जिसने उसे मारा था, लेकिन वह उसे नहीं देख सका क्योंकि वहां बहुत अधिक लोग थे। अंत में फिर आधे घंटे बाद सबने देखा कि दूर सड़क पर एक और काफिला दिखाई दिया जिसके आगे कई लाल झंडे वाली काली और आकर्षक गाड़ियां थीं और ये स्थानीय गाड़ियां नहीं थीं, लेकिन लाइसेंस प्लेटों से ऐसा लग रहा था। ये गाड़ी अनोखी थी क्योंकि कार पर लगी सभी तस्वीरें जिंगहुआ की थीं और उन पर गैरिसन आर्मी का लेबल लगा था, लेकिन वे दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी नहीं बल्कि जिंगहुआ गैरिसन आर्मी थीं। एक के बाद एक 7 या 8 कारों से लोग नीचे उतर रहे थे और वे सभी राजवीर सिंह और अन्य लोगों की तरह ही गैरिसन आर्मी की वर्दी पहने हुए थे, लेकिन इन कपड़ों के कंधे के पट्टों पर कम से कम 2 पट्टियां और 2 दिल बने हुए थे। नेता एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो 40-50 साल का लग रहा था। वह हट्टा कट्टा था, उसका रौब और व्यवहार बहुत ही शानदार था। उसके कंधों पर पट्टियां साधारण नहीं थीं बल्कि एक पैटर्न जैसी थीं। यह ऊपरी मंजिल पर मौजूद एक व्यक्ति निकला और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति में एक पूर्ण गति थी और एक नज़र में यह स्पष्ट था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था बल्कि एक शक्तिशाली साधक था। अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में उसके कंधे के पट्टे कुछ अजीब से दिख रहे थे और उसका ओहदा राजवीर सिंह जैसा ही था। उनमें से एक के हाथ में एक ट्रे थी जिस पर करीने से तय किए हुए कपड़े रखे थे जो कि गैरिसन के कपड़े भी थे। एक और व्यक्ति के हाथ में एक और ट्रे थी जिस पर एक प्रमाण पत्र रखा था। 3 जनरल तथा 7 या 8 कर्नल। ये लाइनअप सचमुच शक्तिशाली है। अरे बाप रे, यह आदमी कौन है? इसके कंधों को देखो, वे सभी बड़े लोग हैं। वे गैरिसन की वर्दी पकड़े हुए हैं। वे क्या कर रहे हैं? एक पल के लिए तो ये दृश्य देख रहे मुंबई विश्वविद्यालय के छात्र उबल पड़े और उनके दिलों में उमड़े उत्साह को छिपाना मुश्किल हो गया। बड़े लोग, सचमुच बड़े लोग। आज उन्होंने सचमुच बड़े लोग देखे। हर किसी के चेहरे पर एक अप्रत्याशित आश्चर्य था और जब लियू हानचेंग, लीली और अन्य लोगों ने अपने सामने आए लोगों को देखा तो वे फिर से चौंक गए। इस स्तर का एक बड़ा आदमी वास्तव में नीचे आया था। लियू हानचेंग को पता था कि पूरे दाहुआ में जिन लोगों को सील किया जा सकता है उनकी संख्या कभी भी 2 हाथों से अधिक नहीं होगी और वे सभी लोग वास्तव में शीर्ष पर खड़े थे। यहाँ तक कि उनके बगल में राजवीर सिंह, जो कि गैरिसन सेना के गैरिसन कमांडर थे, भी केवल कुछ ही थे और पूरे दाहुआ में उनकी संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। इस समय राजवीर सिंह ने नेतृत्व संभाला और ली दाओरूपी, क्यूई लियानशान और अन्य लोगों को उनसे मिलने के लिए ले गए। वांग सी, राजवीर सिंह ने सीधे उस अधेड़ उम्र के आदमी पर चिल्लाकर कहा। अच्छा राजवीर सिंह, हमारी आखिरी मुलाकात को बहुत समय हो गया है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत राजवीर सिंह की ओर देखा, चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया और हल्के से कहा, और राजवीर सिंह द्वारा वांग सी कहे जाने वाले इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति विशेष सुरक्षा प्रभाग के प्रमुख थे। कई गैरिसन सैनिकों के सबसे प्रत्यक्ष श्रेष्ठ और राजवीर सिंह के सबसे प्रत्यक्ष श्रेष्ठ और एक शक्तिशाली जिंदन क्षेत्र के साधक, हुआशेन क्षेत्र के स्वामी से केवल 1 कदम की दूरी पर। हाँ, वांग सी, राजवीर सिंह ने सिर हिलाया और फिर अपने आसपास खड़े लोगों से कहा, मैं विशेष सुरक्षा प्रभाग का प्रमुख वांग त्यानकवान, चीफ वांग सी हूँ। चीफ वांग, वांग सी, लियू हानचेंग, लीली और अन्य लोग राजवीर सिंह की बातें सुनकर फिर से चौंक गए। उनके सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी दरअसल स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन का मुखिया था। वह सचमुच दाहुआ के शीर्ष पर खड़ा एक शख्स था। वह न सिर्फ ताकतवर था बल्कि उसकी पहचान भी बेहद अनोखी थी। एक पल के लिए सभी ने सम्मान के साथ वांग त्यानकवान को फिर से पुकारा। वांग त्यानकवान ने अपना हाथ हिलाया और फिर मुस्कुराया और आह भरी। इस बार मुंबई में एक ड्रैगन है। बधाई हो। असल में
श्री कुलकर्णी खुद आना चाहते थे, लेकिन कुछ अस्थायी कारणों से वे आ नहीं सके, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। वांग तियानक्वान की बातें सुनकर सभी लोग फिर से चौंक गए। श्री कुलकर्णी, परिवर्तन क्षेत्र के स्वामी झाओ तियानशेन के अलावा यह और कौन हो सकता है? यह एक सच्चा आंकड़ा है जो किसी से कम नहीं है और 10,000 से भी अधिक लोगों से अधिक है। क्या वह भी नीचे आने को तैयार है? जब लियू हानचेंग, लिली और अन्य लोगों ने वांग तियानक्वान के शब्द सुने तो वे चौंक गए, लेकिन वे अभी भी थोड़ा हैरान थे। हाँ, है ना? राजवीर सिंह को कुछ अंदरूनी जानकारी पता थी और वह फिर से हंस पड़े। लेकिन इस समय वांग तियानक्वान ने राजवीर सिंह से फिर सीधे पूछा, राजवीर सिंह, क्या तुम्हें यकीन है कि मास्टर ली यहाँ हैं? जब वान क्वानन आए तो उन्होंने पहले ही सत्यापित कर लिया था कि इस बार उनके मिशन का लक्ष्य वास्तव में एक मास्टर फिगर था और दाहुआ में नव पदोन्नत मास्टर भी। वांग तियानक्वान को लगा कि यह सामान्य बात है, लेकिन वांग तियानक्वान को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यह मास्टर वास्तव में मुंबई विश्वविद्यालय का छात्र था। कुआं, राजवीर सिंह ने फिर सीधे कहा, ऐसे में चलो काम पर लग जाओ। राजवीर सिंह, मुझे मास्टर ली को ढूंढने ले चलो। राजवीर सिंह की बातें सुनकर वांग तियानक्वान ने सीधे राजवीर सिंह से फिर कहा। वांग तियानक्वान की आवाज़ छिपी नहीं थी और जब यह उसके आसपास के लोगों के कानों में पड़ी तो लियू हानचेंग, लिली और अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या वांग तियानक्वान किसी को खोजने के लिए यहाँ है? कौन? मास्टर ली? किस तरह के व्यक्ति को गुरु कहा जा सकता है ना? एक क्षण के लिए तो सभी का हृदय अत्यंत स्तब्ध हो गया। अच्छा, चीफ वांग, मास्टर ली अब यहाँ हैं। राजवीर सिंह ने वांग तियानक्वान की बातें सुनकर फिर से हंसते हुए गहरी आवाज में कहा। कुआं, वांग तियान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मास्टर ली यहाँ है। इससे पहले कि वांग क्वानन दोबारा बोल पाते, राजवीर सिंह पहले ही घूम चुके थे और एक दिशा में देख चुके थे और फिर सीधे उसी दिशा में चल पड़े। उसके पीछे जाओ। ये दृश्य देखकर वांग तियानक्वान ने तुरंत अपने बगल वाले व्यक्ति से कहा और फिर उसके पीछे चला गया। कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए राजवीर सिंह सीधे मुंबई विश्वविद्यालय के गेट तक पहुंचे और फिर भीड़ के सामने आ गए। राजवीर सिंह फिर भी नहीं रुके। सुरक्षा गार्ड जो मूल रूप से व्यवस्था बनाए रख रहे थे वे एक तरफ हट गए तथा मुंबई विश्वविद्यालय से आए लोग जो शो देख रहे थे वे भी अनैच्छिक रूप से रास्ता छोड़ गए, क्योंकि राजवीर सिंह आश्चर्य व्यक्त करते हुए उनके पास आए। राजवीर सिंह सीधे भीड़ में चले गए। अगले ही पल राजवीर सिंह सबके ध्यान में एक युवक के पास पहुंचे। वह युवक बेहद खूबसूरत और आकर्षक था। ग्रैंड मास्टर ली। राजवीर सिंह ने सीधे अपने सामने खड़े युवक को आवाज लगाई, लेकिन जब यह आवाज उसके आसपास के सभी लोगों के कानों में पड़ी तो सभी लोग चौंक गए। आदित्य वर्मा अपने सामने के दृश्य को एकटक देखता रहा, न जाने क्यों। जैसे ही उसने राजवीर सिंह को अपनी ओर आते देखा, आदित्य वर्मा का दिल अचानक बैठ गया। अप्रत्याशित रूप से ये राजवीर सिंह वास्तव में उसके लिए आया था। तो क्या आपके सामने जो लोग हैं वे भी आपके लिए ही हैं? नगर प्रमुख, गैरिसन दूत और फिर विशेष सुरक्षा विभाग के प्रमुख नीचे आए। क्या वे सभी मेरे लिए यहाँ आए थे? ये लड़ाई सचमुच बड़ी है। आदित्य वर्मा ने थोड़ा सा मुंह बनाया और शांति से राजवीर सिंह से कहा, कुछ गड़बड़ है क्या? इस समय वांग तियान भी आदित्य वर्मा के पीछे पीछे चल पड़ा। उसकी नज़र आदित्य वर्मा पर पड़ी और उसका दिल फिर से धड़कने लगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा श्री कुलकर्णी ने कहा था। वह बिल्कुल जवान था। क्या मेरे सामने वाला युवक नया ग्रैंड मास्टर है जिसने मिस्टर कुलकर्णी को हराया था? ये वाकई असाधारण है। नमस्ते ग्रैंड मास्टर ली, मैं विशेष सुरक्षा प्रभाग से वांग तियानक्वान हूँ। वांग तियानक्वान ने अपना परिचय सीधे आदित्य वर्मा से कराया। अगर आपको कुछ कहना हो तो मुझे बताइए। आदित्य वर्मा ने फिर से भौहें चढ़ाईं और शांति से कहा। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी और उन्होंने ज्यादा परेशानी नहीं की क्योंकि उनके सामने वाला आदमी एक बड़ा बॉस था। वांग तियानक्वान चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। उसका चेहरा थोड़ा गाढ़ा हो गया, मानो एक गर्म चेहरा ठंडे नितंबों के खिलाफ दबा हुआ हो, लेकिन उसने बिल्कुल भी दुखी महसूस करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपना इरादा सीधे व्यक्त किया। ग्रैंड मास्टर ली, मैं इस बार आपको एक उपाधि प्रदान करने आया हूँ। पिछली बार आपने आक्रमणकारी दुश्मनों को खदेड़कर हमारी शांति की रक्षा की थी। आपने महान सैन्य कारनामे किए थे और आपको रक्षकों का रक्षक कहा गया था। यह आपकी है।
जैसे ही वांग तियान के शब्द निकले, उसके आसपास के सभी लोगों के सिर में एक भिनभिनाहट सी महसूस हुई, मानो उन्होंने कोई भयानक खबर सुन ली हो।